लोगों ने अपने कोर्स के टाइम में जो है पढ़ा होगा, सुना होगा, अभी भी आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के जो ये सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, ये है ब्रोकाज एरिया। दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी, विनम्र निवेदन है, कृपया थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखिए, शेयर जरूर करिएगा, नहीं तो फिर दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे, फिर कम्युनिकेशन हम लोग का वन वे हो जाएगा। मैं ये आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जो हमारे विशिष्ट ये हैं स्थान है भाषा से संबंधित, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, उसमें है ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, और जो है वो एसोसिएटिव एरिया। तो जो ब्रोकाज एरिया है, वर्निक्स एरिया है, एसोसिएटिव एरिया है, इन सबों के भी कार्य अगर आप देखेंगे तो आपस में बटे हुए हैं। एक ऐसा स्थान है जो भाषा को ग्रहण करता है, दूसरा है जो उसको समझने की कोशिश करता है, और जो तीसरा है वो दोनों में, ब्रोकाज एरिया में और वर्निक्स एरिया में, आपस में तालमेल पैदा करता है। तो ये जो विशिष्ट स्थान है, इसे चॉम्स्की महोदय ने, जो कि एक बहुत ही जो है एक भाषाविद थे, प्रकांड भाषाविद थे, लिंग्विस्टिक्स थे, उन्होंने ये खोज किया और इसका नाम उन्होंने दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या उन्होंने शॉर्ट में कहा एलएडी। तो बेसिकली ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी जो सेंटर्स हैं, जो विशिष्ट स्थान है, ये केवल मानव मस्तिष्क में है, किस संसार के किसी भी दूसरी प्रजाति में ये विशिष्ट स्थान नहीं है। तो और दूसरा कि ये विशिष्ट स्थान मानव के मस्तिष्क में तो हैं, परंतु हेलो। इसे स्टिमुलेट करने के लिए, इसे हेलो। जो है, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये किसके बारे में चल रही है मीटिंग? आपको नहीं जानकारी है कि ये किस चीज़ का वेबिनार हो रहा है? तो ये है कि किस प्रकार से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे जब आप छात्रों के साथ क्लासरूम में पढ़ाएंगे या अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। और कुछ जानना है आपको? अच्छा सर, ठीक है सर। आपसे निवेदन है, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, ठीक है? रुचि हो तो इसको कंटिन्यू करिए, और अगर कोई आपके प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी, तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, या अंत में जो भी समय निर्धारित किया होगा संचालक महोदय ने, उस समय हम लोग आपस में चर्चा या परिचर्चा करेंगे। तो ठीक हम है लोग ये सर। देख रहे थे कि ये जो विशिष्ट स्थान है, तो ये जैविक रूप से केवल मानव मस्तिष्क में है, परंतु प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि ये स्थान तो है, परंतु इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए? तो एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली हमें जो है वो सामाजिक नींव की, यानी हमें आप कह सकते हैं कि एक ऐसे नैसर्गिक, एक ऐसे प्राकृतिक, एक ऐसे भाषा बाहुल्य वातावरण की जरूरत होती है, जिससे कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे मस्तिष्क में है वो जागृत हो सके, वो एक्टिवेट हो सके, वो स्टिमुलेट हो सके। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा जो है वो एक ऐसी कला है जो नेचर और नर्चर है। नेचर जो हमें नैसर्गिक रूप से मिली हुई है, जैविक रूप से जो हमारे मस्तिष्क में है, और नर्चर यानी जो प्रकृति हमें नर्चर करती है, यानी बच्चे के जो माता पिता हैं, बच्चे के जो दूसरे अभिभावक हैं, बच्चे के आसपास के वातावरण में जो भी भाषा बाहुल्य उसको वातावरण मिल रहा है, उस दोनों का उपयोग करके, यानी बायोलॉजिकल फाउंडेशन और सोशल फाउंडेशन, सामाजिक नींव और जैविक नींव, दोनों को मिला के वो भाषा का उपयोग कर रहा है। इसके लिए मानव जो है वह, उनमें ये विशेषता है कि वो भाषा के द्वारा संप्रेषण करते हैं, परंतु जो दूसरे जीव हैं वो भाषा के द्वारा संप्रेषण नहीं करते हैं, परंतु वो अन्य विधियों से संप्रेषण करते हैं। तो संप्रेषण एक बहुत ही आम विषय है, और अधिकांशतः चाहे आप डिप्लोमा में जो है विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन कर रहे हैं, या हियरिंग इम्पेयरमेंट में, मेंटल रिटार्डेशन में, मल्टीपल डिसेबिलिटीज में, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्षेत्र में, या मल्टी ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में, हर जगह जो है आपको ये विषय, ऐसा विषय है जो आपको मिलेगा। हियरिंग इम्पेयर्ड के क्षेत्र में खास तौर पे इसकी उपयोगिता इसके लिए बढ़ जाती है क्योंकि जो मेन बाधा है, जो मुख्य बाधा है श्रवण बाधित बच्चों को, वो संप्रेषण करने में होती है। और एक बार अगर आप एक श्रवण बाधित बच्चे को सशक्त माध्यम दे दें जिसके द्वारा वो संप्रेषण कर सकता है, तो जो दूसरी उसकी आप कहें कि दुष्परिणाम है, जो उसकी सीमाएं हैं, वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाषा के ऊपर, संप्रेषण के ऊपर जो है कार्य किया जाए। और यही मुझे लगता है यही सब कारण होंगे जिसकी वजह से इस विषय का आज चुनाव करके दिया गया है, क्योंकि चाहे ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के फील्ड में हो, विजुअल इम्पेयरमेंट के फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इवन हम लोगों के दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारी डेली लिविंग, आप कहिए कि
स्किल्स है। चाहे हम लोग शिक्षण के क्षेत्र में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में है, जब तक आपका भाषा पे, आपका संप्रेषण पे पकड़ नहीं होगा, तब तक जो है आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आइए इसकी जो बेसिक अवधारणा है, इसको हम लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक जो है छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम आप लोगों को करना चाहेंगे, ताकि जो चीजें हैं जो हम बोल रहे हैं उसका विजुअली भी आप लोग उसे देखें, और एक प्रभावी तरीके से जो है हम लोग इसे कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा पाए। नागेश जी, शेयर की परमिशन दीजिएगा। शेयर का जो परमिशन है ना, वो जी अभी जी हाँ, शेयर का परमिशन अभी ले नहीं रहा है। आप वहां से अलाउ करेंगे तो हम स्क्रीन शेयर कर देंगे जी जी, हमारी उधर से करिए पीपीटी सर, में। मैं allow कर। जी, मैं कर रहा हूँ। तो वो परमिशन मांग रहा है। हेलो। जी सर, जी सर। जी। सतीश रोकड़े, आपसे विनम्र निवेदन है, प्रेजेंट की बटन न दबाएं। सतीश जी, 10 बार रिमूव कर चुका हूं आपको, बार बार डिस्टर्ब न करें। सतीश रोकड़े जी। फुल विंडो पे तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हाफ विंडो पे देखें क्या? जी जी, जी सर, करिए। नहीं, नहीं कर रहा है, ये परमिशन ही नहीं दे रहा। इधर से कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है सर, इधर जो एक्सेप्टेंस आ रही है वो सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखें। सभी प्रतिभागी, सभी छात्र छात्राएं अपने माइक को म्यूट रखें। मोहम्मद समीम, कृपया अपने नागेश माइक को म्यूट रखें। नागेश जी सतीश देखिए। रोकड़े जी। नागेश जी जी देखिए, सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी तक नहीं आया सर। देखिएगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आ रहा है? हेलो। अभी नहीं सर, नहीं आ रहा है? नहीं। हेलो। जी सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर हेलो करना। सर। नहीं, आप ऐसे कंटिन्यू करिए सर, कोई बात। सर प्लीज। एक एक मिनट। कोई कुछ कह रहा है, जरा सुन लीजिए उनकी बात, क्या कह रहे हैं। सर प्लीज। बताएं अमित जी। सर मैं जानकारी चाहता हूँ सर, ये लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप इन्हें क्लिप या तो रिमूव कर दीजिए या फिर इनको कुछ कर दीजिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग होता है और अमित जी, सुनने में गूगल परेशानी आ मीट रही है। की अपनी एक बाउंड्री है, मैं रिमूव कर दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑटो एक्सेप्टेंस लगाई हुई है तो सतीश रोकड़े जी बार बार जुड़ रहे हैं। और वही वो तो। इतने महान हैं कि वो जब भी मना करने के बावजूद भी प्रेजेंट की बटन दबा रहे हैं। सतीश रोकड़े जी, आप जिस भाव से समझ सकते हो साहब, उस भाव से समझ लीजिए। प्रेजेंट अभी की देख बटन न दबाएं प्लीज। अभी देखिएगा, आ रहा है? हेलो। नागेश जी, अभी आ रहा नहीं है सर, स्क्रीन शेयर? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं। हम्म एक मिनट, क्यों आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हेलो। जी सर, जी। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर रहा है ये? प्रेजेंट नाउ।
ये तो हमेशा इसी से होता था, आज क्यों ये जो है। सर इधर से कोई इशू नहीं है, उधर से ही कुछ होगा, कोई बात नहीं। हेलो सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स भी आ जाते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता है, हमारा भी आज नहीं हो पा रहा था। थैंक यू सर। देखिए तो आप ऐसे ही बताइएगा सर, हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा, तो आप ऐसे ही प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके ओके। अभी कुछ आया मैडम? अभी कुछ है स्क्रीन पे, देखिए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है, नहीं सिर्फ सर अभी नहीं। अभी नहीं आ रहा है नहीं सर। आ कोई रहा है। बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज होगा तो आप ऐसे ही बताइए, हमें ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है, हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ओके। सर थैंक अगर यू आप सर। लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करेंगे तो शायद सही हो जाएगा। इज इट? हाँ मे बी सर, यू विल। हाँ सर पुनः जुड़ रहे हैं हम लोगों से। देखिए सतीश रोकड़े जी, कल जब कार्यक्रम हो रहा था तो भी लगभग 20-25 बार इन्होंने स्क्रीन शेयर किया था, और आज भी। तो सतीश जी की प्रॉब्लम क्या है, यह भी एक अध्ययन अध्यापन का विषय हो गया है कि आखिर में सतीश जी अपना माइक जरा आप अनम्यूट करके बताइए आपकी समस्या क्या है। सतीश जी, सतीश रोकड़े जी, सतीश रोकड़े, सतीश रोकड़े, आप सुन पा रहे हैं हमें? सतीश सर, अगर आप बताइए, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नहीं समझ आ रहा है, आप सर से शेयर कर सकते हैं, पर प्लीज यहाँ पे सब में डिस्टर्ब मत कीजिए आके। जी सतीश सर, जी मैं एक बताइए क्या बात बात के है। कहना चाहूँ। हाँ, ये मैम मुझे लगता है इनकी क्लियर आवाज बहुत नहीं आ साले हैं ताकि लोग रही। आपकी आवाज नहीं आ रही कौशल तिवारी जी। सतीश जी, आपके कारण मुझे ऑटो एक्सेप्टेंस बंद करनी पड़ी। अब मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, और बड़े ही प्रेम से आपको बता दूं कि पूरे टाइम आप कल भी 100 बार जुड़ने के लिए अनुरोध भेजे, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। आज भी अब आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सतीश रोकड़े जी, आप बहुत सज्जन हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोगों से पुनः जुड़ रहे हैं, तत्पश्चात सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी सर। इस तरीके की जो समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही हैं, या हम ये सब चीजें देख रहे हैं, आपको मैं विश्वास दिलाऊं, वे बच्चे जो अध्ययन अध्यापन में हैं, उनकी तरफ से न माइक चालू होता है, न कैमरा चालू होता है, न इस तरीके कोई डिस्टरबेंस आती है। ये वही लोग हैं जो हमारे फील्ड में जुड़े हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि जुड़ना कैसे है। ये वही महापुरुष हैं। तो अब उदाहरण है, सर आपकी स्क्रीन आई थी, अभी पुनः हट गई। सर प्रयास कर रहे हैं कि वो स्क्रीन को शेयर करें। जी सर, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। हाँ जी सर, अब आ रहा है सर, आ रहा है। सभी लोग सर के इस प्रेजेंटेशन को पिन अप कर लें, जिससे लगातार उन्हें दिखाई देता रहे। पिन कर लें इस प्रेजेंटेशन को सभी लोग। सर आई थिंक सो ऑडियो नहीं आ रही है अब। सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है।
हेलो जी सर। एक मिनट, नहीं नहीं, सर एक मिनट, किसी नहीं नहीं, कारणवश हो गया, जस्ट ए मिनट। आप लोग केवल ना जी बीच में केवल प्रेजेंट नहीं करिएगा, ठीक है ना? अभी बीच में जी। प्लीज 2 मिनट के लिए प्रेजेंट नहीं करिएगा, तो फिर अभी हो जाएगा क्लियर। बस 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 1 मिनट है। हेलो, सभी से आवाज आ रही है निवेदन है, मेरी? कोई प्रेजेंट की बटन न दबाएं। सभी बस बस, प्रतिभागियों से निवेदन है, कोई प्रेजेंट की बटन न दबाएं। अभी क्लियर हो गया? आ रही है स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं सर, कंटिन्यू आवाज आ करें। रही है? आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके 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 यस सर, यस ओके, सर। थैंक यू। आवाज में अगर कमी होगी तो बताइएगा बीच में, ठीक जी है ना? जी, ओके, बिल्कुल क्लियर है तो सर, स्पष्ट। ओके, बेसिकली हम लोग देख रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आइए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था उसमें ये देखेंगे बेसिकली जो कम्युनिकेशन है ये क्या है, किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं, प्रक्रिया है, वो क्या है, और कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं यानी घटक या तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तथा नॉलेज एंड स्किल नीडेड फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तथा वे कौन से ज्ञान तथा वे कौन से कौशल हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एक असरदार या एक प्रभावशाली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे। और अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रुकावटें हैं, कौन कौन सी ऐसी बैरियर्स हैं जिनकी वजह से जो है प्रभावशाली तरीके से हम संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सभी बेसिक चीजें हैं और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली हम लोग को पता ही है कि जब भी आप संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की आपको जरूरत होती है, जिसमें से आप कहते हैं कि एक सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होते हैं। जैसे अभी मैं जो है वो सेंडर हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एनकोडर हूँ और आप जो है वो रिसीवर हैं यानी डिकोडर है। जो भी मैं एनकोड कर रहा हूँ उसको आप डिकोड कर रहे हैं। ये जो एनकोडिंग और डिकोडिंग हम लोग कर रहे हैं ये कॉमन चैनल से कर रहे हैं। और ये जो कॉमन चैनल है, अभी जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है ये चैनल है। और जो कोड हम लोग यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज है, वो भाषा है, और वो हिंदी भाषा का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पे हिंदी, कभी कभी पे इंग्लिश। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो संप्रेषण करने के लिए मुख्यतः दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती है, और आपस में जोड़ने के लिए एक कॉमन चैनल और मैसेज की जरूरत होती है। बिना मैसेज, बिना चैनल, बिना एनकोडर और बिना डिकोडर से हम लोग जो है संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। तो जो सेंडर और जो डिकोडर हैं बेसिकली ये करते ये हैं कि जो भी फीडबैक है, यानी फीडबैक का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एकॉस्टिकल फीडबैक है जो मुझे मिल रहा है, यानी जो भी मैं बातचीत आप लोग के साथ कर रहा हूँ भाषा का उपयोग करके, वो मैं स्वयं भी सुन रहा हूँ और आप लोग भी सुन रहे हैं। तो ये जो फीडबैक है ये दोनों तरफ से हम ले रहे हैं। सेंडर को जो है सेल्फ फीडबैक भी मिल रहा है जो ऑडिटरी मोड में है, और उनको रिसीवर को भी फीडबैक मिल रहा है, यानी सेंडर जो चीजें उनके साथ कन्वे कर रहे हैं। तो बेसिकली फीडबैक और जो रिस्पॉन्सेज हैं इनका बहुत आवश्यकता होता है। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ जब बातचीत करना मैंने शुरू किया तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं, मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं, और आप लोगों की आवाज मेरे पास आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। तो ये जो आपसी तालमेल हम लोगों ने किया वो बेसिकली हम लोगों ने फीडबैक लिया। मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया, आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, तब जाके जो है हम लोग ये टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी हिंट्रेंस है क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग फेस टू फेस भी कर रहे हैं, पर बेसिकली हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में कुछ ना कुछ जो है रुकावटें होती हैं। जैसे वर्बल स्पीच में हम लोग सामने सामने रहते हैं तो 1-to-1 करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम लोग कर रहे हैं, पर इसमें भी लिमिटेशंस हैं। तो इसे जो है आप ये कहिए कि असरदायक बनाने के लिए जो अभी हम लोगों ने देखा कि मैसेज, सोर्स का, चैनल का, रिसीवर का, फीडबैक का, ये पांचों का ही महत्व है। तो आपको मैसेज की तरफ से, सोर्स की तरफ से, चैनल की तरफ से, रिसीवर की तरफ से और फीडबैक की तरफ से बहुत संभल के इनका इस्तेमाल करना होगा, तभी आप प्रभावशाली या सशक्त तरीके से जो है संप्रेषण कर सकते हैं। वो संप्रेषण या आप आपस में करें या वो अपने जो है विद्यार्थियों के साथ करें। अधिकांशतः हम लोग ये देखते हैं कि जो मैसेज होता है इसका जो पर्पस होता है वो कम्युनिकेटिव होता है यानी संप्रेषणात्मक होता है, और दूसरा और साथ ही साथ जो हिडन इसमें एजेंडा रहता है वो इंफॉर्मेटिव होता है। यानी ये कम्युनिकेशन तो आप कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप जो है जानकारियों का आदान प्रदान कर रहे हैं, आप जानकारियां दे भी रहे हैं और जानकारियां ले भी रहे हैं।
आप दूसरे तरीके से इसे इस प्रकार भी विभाजित कर सकते हैं कि अधिकांशतः तो ये आशाजनक रहता है, परंतु कभी कभी बिना आशाजनक के भी रहता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं आपके सामने हूं या मैं कक्षा में अपने विद्यार्थियों के साथ कुछ अध्ययन अध्यापन का कार्य करने के लिए गया, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ इंटरनल जो है मैं तनाव महसूस कर रहा हूं, पर वो चीज मैं अभिव्यक्ति के द्वारा वर्बल जो है अपने विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरे चेहरे के हाव भाव से, हो सकता है मेरे सोचने के अंदाज से, मेरे जो है आप ये कह सकते हैं कि पोस्चर को देख के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको ये मैसेज मिल रहा है कि सर आज शायद कुछ तनाव में है। तो मेरा आशय नहीं था वो इन्फॉर्मेशन देना, परंतु वो आशय विद्यार्थियों तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि संप्रेषण हमेशा आशयजनक होता है, परंतु कभी कभी बिना आशय के भी होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग संप्रेषण करते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये मैसेज करते हैं। और ये मैसेज क्या है आपका, ये मैसेज बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है, आपका जो है आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, कोड्स के थ्रू कर रहे हैं। यानी आपने क्या किया हुआ, कोडिंग किया हुआ है। और वो जो कोडिंग है, जो विजुअल इमेज आपका बन रहा है, जो ऑडिटरी इमेज आपका बन रहा है, जो उस वस्तु की संकल्पना आपने की है, उस वस्तु की संकल्पना का प्रतिनिधित्व जो है वो आप भाषा के द्वारा कर रहे हैं। और वो भाषा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर रहे हैं कि पहुंचा रहे हैं। तो ये जब मैसेज है, मैसेज आपका कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी अगर आप दीजिएगा किसी भी व्यक्ति को या विद्यार्थियों को, तो कभी कभी कहते हैं ना कि उनका अटेंशन स्पैन होता है, ग्रास्पिंग पावर होता है, तो वो शायद उतना असरदायक नहीं हो पाएगा। जहां पे जरूरत है वहां पे आप जरूर उस मैसेज को दोहराइए। जब आप कंटेंट डिलीवरी करेंगे तो उस समय जब आप खास तौर पे जब आप वर्बल स्पीच के थ्रू कर रहे हैं, तो ये देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कहते हैं ना कि जब वो बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि जान आ गई है। जिस तरीके से जो है बारिश के बाद एक इंद्रधनुष निकलता है, तो कितना, हाँ आपकी इंटोनेशन पैटर्न बहुत अच्छी है, थोड़ा बचा के रखिए, एंड में इसको यूज करेंगे। तो इंटोनेशन पैटर्न का मतलब है उतार चढ़ाव। जब तो उतार चढ़ाव आपका है कि नहीं है, नहीं तो फ्लैट बहुत मोनोटोनस रहेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत उबाऊ हो गया है, सुस्ती का मौसम आ गया है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो स्पीच है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसमें एक लाइवनेस होनी चाहिए, उसमें एक जीवंतता होनी चाहिए। जीवंतता इस प्रकार की हो कि जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ संप्रेषण कर रहे हैं तो आप उनको आई कांटेक्ट दे रहे हैं। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आंखों में आंखें डाल के बातचीत कर रहे हैं, कहने का मतलब है आप उनकी तरफ देख रहे हैं, या आपका आप इंटेंशन ये दे रहे हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप जो कम्युनिकेशन है वो आगे जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, और साथ ही साथ आप बीच में रुक रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी जो बातचीत कर रहा है उसे आप सुन रहे हैं। तो कभी आप सेंडर हो जाते हैं और कभी आप रिसीवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपसी जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो एक दूसरे के साथ कहते हैं ना कि आत्मीयता का जो संबंध है, जब आप वो स्थापित करके संप्रेषण करते हैं तो विश्वास मानिए कि वो संप्रेषण बड़ा सशक्त होता है। और ये आइडियाज हो, ओपिनियंस हो, फैक्ट्स हो, तो ये बेसिकली ये सब चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने वातावरण के साथ, और वातावरण उस इमीडिएट वातावरण में जो भी व्यक्ति वहां पे मौजूद है उनके साथ जो है हम संप्रेषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से संप्रेषण तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम हुआ। तो बेसिकली यह जो है एक्टिव तो होता ही है, जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे, चाहे आप श्रोता हो या आप वक्ता हो। तो श्रोता और वक्ता दोनों को ही एक्टिव, सक्रिय होना पड़ता है, और इंटेंशनल होता है, आशाजनक है, एक जो है एक्सचेंज का, मैसेज करने का एक तरीका है। तो बेसिकली ये जो है संप्रेषण उतना आसान भी नहीं है, ये एक उतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, जो दो तरफा होता है, टू वे होता है, और ये आशाजनक होता है, जिसमें मैसेज आप एक एंड से दूसरे एंड तक किसी भी चैनल यानी किसी भी माध्यम के द्वारा उपयोग करके प्रेषित करते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं इस स्लाइड में। अगर आप थोड़ा सा और गहराई में देखें तो
बेसिकली ये जो भी चीजें हम लोग ये कर रहे हैं, चाहे आइडियाज हो, एक्सपीरियंसेस हो, नॉलेज हो, फीलिंग्स हो, इसका एक सिंबॉलिक मैसेज कर रहे हैं। सिंबॉलिक का मतलब होता है आपने संकेत बनाए हुए हैं। तो वो जो संकेत है, क्योंकि देखिए अगर आप भाषा को देखेंगे ना कि भाषा क्या है, तो हम कहते हैं कि भाषा एक क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम यानी आप ये कहते हैं कि ये एक ऐसी आप कहें जो ये है ना व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है? तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिटरी वोकल सिंबल्स विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। तो यानी ये जो सिंबल्स हैं, ये जो संकेत हैं, बेसिकली इन संकेतों का आपस में, जैसे कहते हैं ना कि एक पिता से पुत्र का जो संबंध होता है, जैसे कहते हैं इनहेरिटेड, तो ये इनहेरिटेड संबंध नहीं है, बल्कि ये क्या है, आर्बिटरी है, यादृच्छिक है। तो ये जो आपस में अलग अलग जो इसके सिंबल्स बने हैं, जो अलग अलग आकृतियां बना रहे हैं, चाहे लिखित में या जो आप बोलते हैं मौखिक में, तो वो अलग अलग सिंबल्स के थ्रू आप उनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके आप क्या करते हैं कि सिलेबल बनाते हैं। सिलेबल के को कंबाइन करके आप वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को कंबाइन करके आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो हम ये जो भी चीजें जो भी आप ये कर रहे हैं, भाषा के द्वारा संप्रेषण कर रहे हैं, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी आपने संकेत बनाए हुए हैं, और वो जो संकेत है वो बहुत पहले से बनाए हुए हैं, और इसके लिए बनाए हुए हैं क्योंकि हमको संप्रेषण करने में सहायता मिले। तो ये कन्वेंशनल है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और ये हमारी उपयोग के लिए है। और इसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम किसका करते हैं? तो बेसिकली जो भी चीज, यानी कि जो भी आप ये कहें संकल्पना आप है, उस संकल्पना का एक आप रूप दे रहे हैं सिंबल्स के द्वारा, भाषा के द्वारा आप उसका नाम दे रहे हैं, आप उसकी पहचान दे रहे हैं, ताकि उसके द्वारा, और वो कैसा किया गया है, वो मान लिया गया है कि ठीक है, ये अगर जो है DOG डॉग होता है, तो डॉग का संकल्पना यानी एक ऐसा जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होता है, जो भौंकता है, तो DOG डॉग हो गया। उसी को जब आप हिंदी में ये कहते हैं तो उसको आप कुत्ता कहते हैं। जब मराठी में कहेंगे तो कुछ और आप नाम लेते हैं। तो है तो ये कॉन्सेप्ट एक ही, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसका जो अलग अलग भाषा में अलग अलग आपने शब्द दिए हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये विचारों का या आइडियाज का या संकल्पना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके आप भाषा का निर्माण कर रहे हैं। और भाषा का निर्माण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाषा वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा आप संप्रेषण कर रहे हैं। तो भाषा संप्रेषण का एक भाग है, और उस भाषा का जो छोटा भाग है जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो हमारा स्पीच है। तो ये जो स्पीच के दूर, यानी भाषा में तो हमारा लिखित भाषा भी आता है, मौखिक भाषा भी आता है, सांकेतिक भाषा भी आता है। तो अभी जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो हमारा मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा का उपयोग करते हुए हम लोग आपस में संप्रेषण कर रहे हैं। तो और ये जो मौखिक भाषा या लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा, यानी या कोई भी भाषा कैसे बनी है, इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने से फायदा क्या हो रहा है? तो जो भी आपके मन में विचार हैं, चाहे किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी जानकारी का, तो उस जानकारी को, उस आप ये कहें उस संकल्पना को आप क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लैंग्वेज के द्वारा। तो ये है सिंबॉलिक मैसेज। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि आप भाषा का उपयोग नहीं भी कर सकते हैं, तो उसमें जो है उसको हम कहते हैं कि वो भाषीय संप्रेषण नहीं है, अभाषीय संप्रेषण है, नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। मशीन कम्युनिकेशन हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी संप्रेषण करते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव के द्वारा आप संप्रेषण कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर के द्वारा संप्रेषण कर रहे हैं, बहुत से पिक्चर्स के द्वारा संप्रेषण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण एक बहुत ही वृहद या एक व्यापक परिधि है, जिसके अंतर्गत एक छोटा सा भाग भाषा है, और उस भाषा के अंतर्गत एक छोटा सा भाग स्पीच है। पर क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा आश्रित है स्पीच पे, इसके लिए स्पीच को एम्फेसिस हम लोग ज्यादा देते हैं।
परंतु ये जो वर्बल स्पीच है, अगर आप 1 to 1 सामने सामने अगर कर रहे हैं अपना ये कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी बातचीत, तो उसमें आपका जो आप कहते हैं ना कि नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है, यानी आपके चेहरे का हाव भाव, आपके गेस्चर्स, आपके जो मूवमेंट्स है, हैंड का मूवमेंट है, आपके लुक्स का, ये भी क्या करता है, उसको सप्लीमेंट करता है। तो जब भी आप एक सशक्त संप्रेषण करते हैं तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, साथ ही साथ आपका वर्बल लैंग्वेज अगर दोनों मैच करता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी कोरिलेट करती है, तो एक बहुत असरदायक जो है वो आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और इसमें खास तौर पे जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बहुत से जो तरीके हैं जिनके द्वारा संप्रेषण किया जाता है, वो स्पोकन वर्ड्स हो सकता है, विजुअल इमेजेस हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, जैसा हमने बताया। आइए थोड़ा सा और डिटेल इसको देखते हैं। अगर आप संप्रेषण का वर्गीकरण करेंगे तो आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक जो मानव करता है उसको कहते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन, दूसरा जो मानव नहीं करते हैं, जो दूसरे प्राणी करते हैं, उसको कहते हैं नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मानव जब संप्रेषण करते हैं तो वो भाषा के द्वारा संप्रेषण करते हैं, इसके लिए उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। और जब भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है तो वो होता है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में भी जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि आप मैनुअल कर सकते हैं, आप वर्बल कर सकते हैं, आप रिटन कर सकते हैं। मैनुअल में जब आप जो है, जैसे जब आप डेफ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने हाथों का, अपने चेहरे के हाव भाव का उपयोग करते हैं, अलग अलग आकृतियों को बनाते हैं, अलग अलग शेप्स को बनाते हैं, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो फिर आपने जो है एक क्या किया है कि भाषा बनाई हुई है। जैसे भारत में जो बधिर बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज, उसी तरीके से अमेरिका में अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, ब्रिटेन में ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है। तो वो भी अपने आप में पूर्ण भाषा है। इसके लिए वो हो गई हमारी मैनुअल कम्युनिकेशन, या जिससे आप बेसिकली शॉर्ट में कहते हैं साइन लैंग्वेज। तो दूसरा है जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये है मौखिक हमारी भाषा। मौखिक में अलग अलग जो हमारी भाषाएं हैं उसमें आप उपयोग कर सकते हैं, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, या जो हमारी दूसरी भाषाएं हैं, उसी तरीके से उनको जब आप लिखित रूप देते हैं तो वो हो जाता है रिटन। आइए अब देखते हैं नॉन लिंग्विस्टिक में। तो नॉन लिंग्विस्टिक में यानी जिसमें आप भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको आप दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है जिसमें आप अपने बॉडी का यानी अपने शरीर का उपयोग करते हैं, और दूसरा जिसमें आप अपने बॉडी का शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। तो जब आप अपने बॉडी का उपयोग करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, किसी को स्पर्श करके करते हैं, या गेस्चर्स के थ्रू, चेहरे के हाव भाव के थ्रू करते हैं, या मूवमेंट के थ्रू करते हैं। और अगर नॉन बॉडी है तो उसमें आप आर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत वृहद रूप में जो संप्रेषण है उसको आप किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक संप्रेषण एक बहुत वृहद और बहुत व्यापक क्षेत्र है, और उसका एक छोटा सा जो भाग है वह है मौखिक संप्रेषण। और उस मौखिक संप्रेषण पे हम लोग चूंकि ज्यादा डिपेंडेंट हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं, इसके लिए हमें लगता है कि मौखिक जो कम्युनिकेशन है वह एक बहुत बड़ा एरिया है। परंतु अगर आप इस चार्ट को देखेंगे या जो तस्वीर मैंने आपसे साझा की है इसे देखेंगे तो संप्रेषण करने के बहुत से तरीके हैं। अब आइए हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारे संप्रेषण करने के जो मोड्स होते हैं, तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से संप्रेषण आप करेंगे, तो इसमें भी दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं रिसेप्टिव हिस्सा, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिव। तो रिसेप्शन का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी भी चीज को ग्रहण करना, यानी ग्रहणात्मक भाषा। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का होता है अभिव्यक्तात्मक भाषा, यानी किस प्रकार से व्यक्ति या वो विद्यार्थी ग्रहण कर रहा है, या वो बच्चा भाषा को ग्रहण कर रहा है, और किस प्रकार से अभिव्यक्ति कर रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पहले विकास हो पाएगा? नहीं, वो असंभव है। जब तक रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं होगा तब तक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं होगा। सबसे पहले बच्चे को समझना होता है, और समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए वो क्या करता है कि अपने अलग अलग जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे वो टच हो, स्मेल हो, या फिर वो हियरिंग हो, ये सारे, विजन हो, ये सारे इंद्रियों का वो एकाग्र रूप से समग्र करके और क्या करता है, उसको एकीकृत करता है, और उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को जानने की, समझने की कोशिश करता है। तो ये जो आपका रिसेप्टिव चैनल है, इसमें अगर विजन लॉस हो गया, हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, या
कहीं पे चूंकि हियरिंग इम्पेयर जो ये है विजन है और जो हियरिंग है, इसमें अगर आप देखेंगे तो खास तौर पे संप्रेषण करने के लिए और वो भी वर्बल संप्रेषण करने के लिए ऑडिटरी रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। तो यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड होते हैं उसमें जो है भाषा का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, परंतु जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं क्योंकि उनका मेन जो मोड है वो है ऑडिटरी मोड, और वो ऑडिटरी मोड ही डिप्राइव्ड है, या तो नहीं, या तो बहुत कम है, या जो है उसका वो बखूबी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल हियरिंग, यानी शेष बची हुई श्रवण क्षमता। तो उस शेष बची हुई श्रवण क्षमता का अगर शीघ्र उनको जो है, आप कहते हैं ना कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, यानी जब आप शीघ्र उसका पहचान करेंगे, शीघ्र हस्तक्षेपन करेंगे, उनको प्रॉपर हियरिंग एड्स देंगे, और साथ ही साथ जो ऑडिटरी वर्बल अप्रोच है या वैसी विधियां हैं जिसमें आप संकेत का उपयोग कम करेंगे या नहीं करते हैं, ज्यादातर आप जो है ऑडिटरी बेस्ड या तो ओरल ओरल अप्रोच करते हैं या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी देते हैं, तो वो बच्चा बोलता है। बहुत से मिसकंसेप्शन ये होते हैं कि जो बच्चे डेफ होते हैं वो म्यूट भी होते हैं, परंतु वो एक गलत धारणा है, आप लोग इससे परिचित हैं। ये साबित करता है कि रिसब जो आप भाषा को रिसीव करने के लिए खास तौर ऑडिटरी बेस्ड यानी वर्बल स्पीच के लिए होता है कि रिसेप्शन का यानी ऑडिटरी मोड का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है, और जो दूसरे उसके मोड्स हैं, जो दूसरे उसके सेंसरी चैनल से, वो सारे का समावेश करके, चाहे वो हियरिंग हो, टच हो, स्मेल हो, विजन हो, इस सारे का समग्र करके वो भाषा को सीखता है, फिर वो अभिव्यक्ति करता है, चाहे वो स्पीच के थ्रू करे, गेस्चर्स के थ्रू करे, ड्रामा के थ्रू करे, पोइट्री के थ्रू करे, राइटिंग के थ्रू करे, या मिमिक्री के थ्रू करे। तो ये दोनों साथ साथ चलता है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। इसीलिए जब विद्यार्थियों के साथ हम लोग कार्य करते हैं खास तौर पे भाषा का विकास करने के लिए, तो बहुत आवश्यक होता है कि बच्चे को या विद्यार्थी को रिसेप्टिव लैंग्वेज जरूर दिया जाए। जब तक रिसेप्टिव लैंग्वेज उसको अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तब तक विश्वास मानिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बहुत साधारण उदाहरण अगर दिया जाए तो एक ग्लास है, ग्लास खाली है, खाली ग्लास से पानी बाहर नहीं निकलता है, और अगर ग्लास आधा भरा हुआ होगा तो भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। उसी ग्लास में अगर आप पानी पूरा भरते हैं तब भरने के बाद बाहर निकलता है। तो वही हाल है भाषा का, जब तक बच्चा जो है रिसेप्टिव लैंग्वेज उसको नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सप्रेस कैसे करेगा। इसलिए जरूरी है रिसेप्टिव कम्युनिकेशन पे डेवलपमेंट करना चाहिए, और एक बार अगर रिसेप्टिव जो है उसका डेवलपमेंट होगा तो उसकी आधार बन जाएगी, उसकी नींव बन जाएगी, और बच्चा एक्सप्रेस करेगा, बेशर्ते उसको वो इन्वायरमेंट दिया जाए। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी आपको बताया कि हर मानव मस्तिष्क के बच्चे में वो काबिलियत है, वो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है कि वो भाषा सीख सकता है, परंतु आवश्यकता ये होती है कि हमको उसको नर्चर करना होता है, हमको उसको एक ऐसा वातावरण देना होता है जो भाषा बाहुल्य हो, और वो प्राकृतिक रूप से जब आप उसको उस वातावरण में रखेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ भाषा उन्मुक्त वातावरण प्रदान करेंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो संप्रेषण करेगा, बेशर्ते उसके पास प्रॉपर लिसनिंग असिस्टिव डिवाइसेस होने चाहिए, यानी ध्यानपूर्वक सुनकर समझना। हाँ, अगर बच्चे के साथ मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ अगर कोई उस मेंटली चैलेंज्ड है या उसका आईक्यू लेवल कम है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, परंतु प्योर अगर आप देखेंगे डेफ बच्चों में तो इसमें बॉम्बे वगैरह में, दिल्ली वगैरह में जो अच्छे स्कूल्स हैं, खास तौर पे जो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं, अब तो एक नया कॉन्सेप्ट आपका आ गया है कॉक्लियर इम्प्लांट का भी, तो बहुत से बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जो पहले की वो धारणा बनी हुई थी कि जो बच्चे बधिर होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, वो इसके लिए है क्योंकि गांव देहातों वगैरह में वो हम लोग सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं, पहुंचाए भी हैं तो उतना मेहनत नहीं कर पाए हैं, मेहनत भी किए हैं तो वो लोग लेट आइडेंटिफाइड हैं। लेट आइडेंटिफाइड का मतलब ये है कि शीघ्र हमने उनको पहचान नहीं कर पाया, और जब पहचान किया तब तक वो, देखिए भाषा तो वो संप्रेषण तो करेगा, अगर आप उसको भाषा नहीं दे रहे हैं तो फिर वो बॉडी लैंग्वेज में जाएगा, वो मैनुअल लैंग्वेज में जाएगा, क्योंकि उसको तो अभिव्यक्ति करनी है, शरीर की नीड्स हैं, उसकी डेली लिविंग नीड्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अभिव्यक्ति पे आना पड़ता है। और अगर आप एक भाषा वाली अभिव्यक्ति नहीं देंगे तो वो अपना बना लेगा, यही बच्चे करते हैं। और चूंकि जब वो एक बार सीख जाते हैं ये बॉडी लैंग्वेज को, या आप कहें मैनुअल लैंग्वेज को, साइन लैंग्वेज को, तो जनरली स्पीच जो है वो उतना डेवलप इसके लिए नहीं हो पाता, क्योंकि मैनुअल लैंग्वेज आसान है, उसको ग्रास्प कर लिया उन्होंने, काम चल ही रहा है।
तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रुकावटें हो रही हैं। कहने का मतलब सारांश में ये है, रिसेप्टिव लैंग्वेज पे कार्य करना हम शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तभी जो हमारे विद्यार्थी हैं वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ अग्रसित होंगे। और इस स्लाइड के थ्रू हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए अभी जो हमारा समाज है उस समाज में बेसिकली हम लोग बाई मॉडल अप्रोच कर रहे हैं। बाई मॉडल यानी हमारा 2 मॉडल का अप्रोच है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ऑडिटरी मोड है, चाहे वो लिसनिंग हो या स्पीकिंग हो, यानी आप किसी भी व्यक्ति की बातचीत को क्या करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसे कहते हैं लिसनिंग स्किल। और जब आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज इनबिल्ट कर रहे हैं और फिर आप एक्सप्रेस करते हैं, उसे आप कहते हैं स्पीकिंग। तो जो लिसनिंग है, ध्यान पूर्वक सुनना और बोलना, ये दोनों में ही ऑडिटरी मोड का, श्रवण क्षमता का उपयोग होता है। और चूंकि यही श्रवण क्षमता बधिर बच्चों में जो है वो या तो नहीं होता है या कम होता है, तो यही कारण है कि उन बच्चों में स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत कम होता है और वो नॉर्मल अपने पीयर ग्रुप से पिछड़ते चले जाते हैं, खासतौर पे भाषा तथा संप्रेषण में। और हम लोग बेसिकली जो विजुअल ग्राफिक मोड यूज करते हैं वो है रीडिंग और राइटिंग में। जैसे कोई भी चीज जो है वो लिखी हुई है, उसको अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपको ऑडिटरी मोड की जरूरत नहीं है, फिर आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे आपका जो कहते हैं ना कि विजुअल मोड, यानी कि आप देख कर, दृश्य करके फिर आप उसको पढ़ते हैं, और जब आप लिखते हैं उस समय भी आपकी विजन की जरूरत है। तो जो ये रीडिंग और राइटिंग है, देखिए यहाँ पे मैं राइटिंग और रीडिंग ब्रेल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो विजुअल टेक्चुअल मोड आ रहा है, वो ग्राफिकल टेक्चुअल मोड आ रहा है। यहाँ पे विजुअल ग्राफिकल का मतलब ये है कि रीडिंग एंड राइटिंग रिटन वर्ड्स, ये ब्रेल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा मानव समाज है वो बेसिकली 2 मॉडल अप्रोच को यूज करता है, एक ऑडिटरी मोड जो लिसनिंग और स्पीकिंग करता है, और दूसरा विजुअल ग्राफिंग जिसमें वो रीडिंग और राइटिंग करता है। यही ट्राइमोडल अप्रोच हो जाता है जब बधिर बच्चों की बात करते हैं, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेम रहता है, रीडिंग एंड राइटिंग भी सेम रहता है, परंतु उनके साथ साथ जो साइन लैंग्वेज के द्वारा वो लोग आपस में संप्रेषण करते हैं, तो वहां हो जाता है कि जब भी वो साइन करेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं साइनिंग। और जब वो कोई दूसरा व्यक्ति साइन कर रहा है और उसको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं रीडिंग साइन। तो ये रीडिंग साइन और साइनिंग करना, ये दोनों में विजुअल मैनुअल की जरूरत है, यानी दृष्टि का भी, और चूंकि ये हाथों के द्वारा किया जा रहा है तो वो मैनुअल हो गया। और जो रीडिंग एंड राइटिंग है वो ग्राफिकल इसके लिए क्योंकि आप अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं, अलग अलग आकृतियां बना रहे हैं, तो वो विजन का उपयोग करके जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो विजुअल ग्राफिकल हो गया। हाथों का उपयोग करके, चेहरे का उपयोग करके आप उपयोग कर रहे हैं तो वो विजुअल मैनुअल हो गया। उसी तरीके से जो डेफब्लाइंड बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं टेक्चुअल साइंस पे, क्योंकि वो एक हाथ के द्वारा क्या करते हैं कि अलग अलग आकृतियों को बनाते हैं, और दूसरे हाथ के द्वारा जो सामने वाला व्यक्ति है उसको महसूस करके फिर वो समझने की कोशिश करते हैं, यानी गिविंग एंड टेकिंग। तो वहां पे हो जाता है रीडिंग, टेक्चुअल साइन एंड साइनिंग। हाँ बोलिए सर। प्लीज माफी चाहते हैं सर, हमें कोचिंग जाना है इसलिए क्लास छोड़ रहे हैं। हाँ जाइए, क्या दिक्कत है, माफी की क्या जरूरत थैंक यू है, सर। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में आप रह रहे हैं। ठीक है नागेश जी। जी सर। हेलो, जी सर। क्या जी सर। फीडबैक है आपके ऑडियंस का, ठीक लग रहा है, आगे बढ़ें, क्या करें, बोलिए, बहुत फीडबैक ही बढ़िया दीजिए। सर, बहुत ही बढ़िया फीडबैक, इतना बढ़िया आ रहा है और चलिए, आपका जो निर्देशन मिलता रहा है वो तो बहुत बेहतरीन है सर। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर, अविलंब। नहीं, और बीच में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी जो है आपके प्रतिभागीगण होंगे बेचारे जो बहुत आवश्यक कार्य से जाना चाहते होंगे, उनको आप परमिशन दे दीजिएगा, वो लोग लॉग आउट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे जो विद्यार्थी हैं इसमें लगभग 140 के करीब है, 5-7 लोग बाहर से जुड़े हैं, सहयोगी जन हैं, कहीं कहीं अपनी ड्यूटी करते हैं, वो अलग बात है। आप सर आप आगे कंटिन्यू। देखिए नेताओं में और जो है ना शिक्षकों में एक बहुत खराब आदत होती है, मंच मिलता है चाहे वो कोई भी मंच हो तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। तो हम लोग जो शिक्षक वर्ग है ना, तो आप हमें बता दीजिएगा कब रुकना है, कितना मिनट, और ये है उसके बेसिस पे हम लोग जो है प्लान आउट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे प्रतिभागी आज इसमें जुड़े हुए हैं सर, सभी की तरफ से एक मत होकर मैं आपको कह रहा हूं, आप इस बिंदु को जितना भी समय लेके डिफाइन करना चाहे करें,
किसी को चलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है सर। नहीं आप नहीं मैं जो है ना सारांश में कहने के बाद जब मैं एंड करूंगा तो मैं ये जरूर चाहूंगा ना कि जितने भी प्रतिभागीगण हैं उनके मन में कोई भी छोटी से छोटी कौतूहल हो, प्रश्न हो, वो जरूर पूछें, क्योंकि उस समय जो है ना वो क्वेश्चंस के रिप्लाई करने में वाकई मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि अभी देखिए, अभी मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं उस तरीके से जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनके मन की जो जिज्ञासा होगी, उनके मन का जो कौतूहल होगा, उनको जो मेरे से पूछना होगा, वो जरूर उनको पूछने का मौका दीजिएगा। ठीक है ना? जी सर, जी ठीक। जी। तो हाँ, अभी हम लोग देख रहे थे कि जो डेफब्लाइंड बच्चे होते हैं, जो बधिरान बच्चे होते हैं, यानी ऐसे बच्चे की जो न उनको दृष्टि है और न उनको जो है आप कहें कि श्रवण क्षमता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब एक होता है कि जिसमें लो विजन के साथ जो है वो आप कहते हैं कि पार्शली डेफ है, यानी माइल्ड या मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर कैटेगरी के होंगे, और उनमें जो है लो विजन की कैटेगरी में होंगे अल्प दृष्टिवान, और आप कहते हैं कि उनका हियरिंग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, रेसिडुअल हियरिंग है। दूसरा कैटेगरी ऐसा भी आता है कि जो प्रोफाउंड डेफ और टोटल ब्लाइंड वाले होते हैं, यानी कि जिसमें प्रकाश बोध भी नहीं होता है, परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं है। तो वो जो टोटल डेफ बच्चे हैं और जो ऐसे हैं कि जो प्रोफाउंड कैटेगरी के डेफ हैं और जो टोटली ब्लाइंड है, तो वो कैटेगरी भी डेफ ब्लाइंड के अंडर में आती है। डेफ ब्लाइंड एक बहुत बड़ा जो है ना कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। तो उन कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो उनमें भी अलग अलग तरीकों से संप्रेषण किया जाता है। कहीं टोडोमा यूज किया जाता है, कहीं टेक्चुअल जो है ये, कहीं पे ब्रेल यूज किया जाता है, कहीं पे एम्ब्रोसिंग की जाती है, कहीं पे जो है लो विजन अगर उनका है तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया गया। तो उसी तरीके से इन लोगों के लिए, जिस तरीके से बधिर बच्चों के लिए चूंकि उनके पास दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे चूंकि वो साइंस को देख पाएंगे, तो वो साइन लैंग्वेज उनकी होती है। और उसी को जब आप टेक्चुअल फॉर्म में कर देते हैं, तो चाहे वो मैनुअल अल्फाबेट हो, सिंगल हैंड का हो, डबल हैंड का हो, और साइनिंग हो, तो उसके द्वारा उन्होंने पूरी एक जो है ना टेक्चुअल साइंस बनाई हुई है, और उसके द्वारा वो बधिरांत बच्चे जो हैं वो संप्रेषण करते हैं। तो वो भी एक तरीका है जो होता है रीडिंग टेक्चुअल साइन एंड साइनिंग टेक्चुअल साइंस। तो वो जो है वो एक तरीका हो गया। उसी तरीके से उनमें भी ट्राई मॉडल अप्रोच है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा समाज यानी कि जिसमें दृष्टि क्षमता है, हमारे पास जो है श्रवण क्षमता भी है, किसी प्रकार की कोई रुकावट या कोई कमी या कोई विकृति नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो उस समाज में तो बाई मॉडल अप्रोच चलता है। परंतु जहां कहीं पे भी किसी प्रकार की जो है अक्षमता या दिव्यांगता आई, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो कोई, और खास तौर पे अगर सेंसरी इंपेयरमेंट्स हैं, तो उसमें ट्राई मॉडल अप्रोच हमें करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ट्राई मॉडल अप्रोच नहीं करेंगे तो बच्चे को एक सशक्त उसके प्रकार का कम्युनिकेशन माध्यम नहीं दे पाते हैं। और यही चीज जो है दृष्टि बाधितों के क्षेत्र में भी आप लोग जो है करते हैं ब्रेल्स के थ्रू। तो ये जो है ट्राई मॉडल अप्रोच के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अभी आइए कि चाहे वो बधिरांत बच्चों के साथ कर रहे हो या किसी दिव्यांग बच्चे के साथ कर रहे हो या एक सामान्य समाज के साथ कर रहे हैं या कक्षा में कर रहे हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन करने में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी अलग अलग घटक हैं। तो जैसे अगर पहले हम मैसेज को देखें तो मैसेज कैसा हमारा होना चाहिए, जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज का मतलब होता है कि बहुत छोटे रूप में बहुत ज्यादा चीजें कह देना। यानी मैसेज चाहे आप लिखते हो, लिख के आप उसको करें या आप बोल के करें, तो कहते हैं ना कि कम शब्दों में ज्यादा जो है ना जानकारी दे देना। तो क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है एक्यूरेट होना चाहिए। आप जो भी चीज कहना चाह रहे हैं वो उसका प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति तक वो पहुंच पाए। और यहाँ पे जो है ना एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये होती है कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो पाएगा जब आप जो चीजें आप सोच रहे हैं और जो चीजें आप सोच के आपने बोली और जो सामने वाली व्यक्ति ने सुनकर समझा, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए अभी मैं जब आप लोग के साथ संप्रेषण कर रहा हूँ तो बेसिकली स्पीच का यूज कर रहा हूँ। स्पीच का यूज कैसे कर रहा हूँ, जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु से संबंधित मेरे मस्तिष्क में, चाहे वो अंग्रेजी की शब्दावली हो या हिंदी की शब्दावली हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी
अपने मस्तिष्क के उस डिक्शनरी से शब्दों का चुनाव कर रहा हूँ। अगर मैं हिंदी में संप्रेषण कर रहा हूँ तो हिंदी के शब्दों का चुनाव कर रहा हूँ, और हिंदी के शब्दों का चुनाव करके और सेंटेंस बना रहा हूँ, और उस सेंटेंस को जो मैं बना रहा हूँ, ये सारी जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हम लिंग्विस्टिक लेवल, यानी भाषा संबंधी स्तर। तो सबसे पहले मैं भले स्पीच के थ्रू आपके साथ संप्रेषण कर रहा हूं, पर मैंने सबसे पहले भाषा का उपयोग किया, यानी मैंने लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट यानी लिंग्विस्टिक लेवल, भाषीय स्तर का मैंने उपयोग किया। और भाषीय स्तर का उपयोग करके फिर जो मेरे स्पीच प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं उनको मैंने कमांड दिया, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल, शारीरिक जो है लेवल मेरा आया। और जब तक मैं कमांड नहीं दूंगा तब तक वो आवाज बाहर नहीं निकलेगी। और जब मैंने सोचा और जो सोच के मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके बीच में मेरा मस्तिष्क और मेरे जो बोलने के जो अंग हैं, जो अवयव हैं, जो घटक हैं, उसके बीच में मैंने कोऑर्डिनेशन किया। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय मैंने बनाया, और फिर मैंने उसको बोल दिया, यानी उसको कहते हैं ना कि इजुक्वेट कर देना, बाहर निकाल देना। तो वो बाहर कहाँ पे आई? तो वो बाहर हवा में आई, मीडियम में आई। अभी जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का उपयोग कर रहे हैं, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो माइक्रोफोन मेरा कैच कर रहा है, और माइक्रोफोन कैच करके वो जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू वो आपके डिवाइस में पहुंचा रहा है, चाहे आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से जुड़े हैं, टैब से जुड़े हैं। और उसमें का जो आपका, आप कहते हैं ना कि जो आपका रिसीवर है, जो आपका स्पीकर है, वो क्या कर रहा है, उस आवाज को पुनः कन्वर्ट कर दे रहा है और आपको सुनने लायक बना रहा है। तो ये चीजें जो हो रही है, यानी मैंने जो सोचा वो मेरा लिंग्विस्टिक लेवल हो गया, फिर मैंने बोला वो मेरा फिजियोलॉजिकल लेवल हो गया, फिर आवाज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से गई। जैसे अभी आमने सामने हम लोग रहते हैं तो वो मीडियम एयर रहता, अभी चूंकि हम लोग आमने सामने नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जा रही है। और फिर आपने क्या किया, मेरी जो भी चीजें मैंने बोला उसको आपने सुना। कैसे सुना? अपने कानों के द्वारा सुना, और सुनने के बाद आपने क्या किया, वो आवाज आपके मस्तिष्क में चली गई। तो ये जो कान है जो सुनने का कार्य कर रहा है, ये आपका फिजियोलॉजिकल लेवल हो गया। यानी आपने अपने शरीर का इस्तेमाल किया, आपने उस अपने अंग का इस्तेमाल किया जिससे आप श्रवण करके उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए मस्तिष्क में आपने भेज दिया। और मस्तिष्क में चूंकि आपका शब्द भंडार है, आपकी डिक्शनरी है, तो तुरंत आपने उस डिक्शनरी को खोल लिया। अंग्रेजी का अगर है तो अंग्रेजी वाली, हिंदी का है तो हिंदी वाली, और फिर आपने उस अर्थ को समझा या समझने की कोशिश किया। यानी मैं जो बोल रहा हूं उसमें मैंने सबसे पहले भाषा का उपयोग किया, और आप जो समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप भी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग चले थे भाषा से और हमने अंत किया भाषा पे। तो इस प्रकार से ये भाषीय संप्रेषण में एक स्पीच चेन बन गया। और स्पीच चेन में क्या हुआ कि हमने स्टार्ट किया लिंग्विस्टिक लेवल से, भाषीय स्तर से, फिर जब मैंने बोला तो वो मेरा फिजियोलॉजिकल लेवल हो गया, जो मैंने अपने स्पीच प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के द्वारा बोला। फिर वो एक मीडियम में गया, और वो मीडियम हमारा यहाँ पे या तो एयर होगा या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होगा। फिर वो आपने क्या किया कि उसे आपने सुना। कैसे सुना? अपने कानों के द्वारा सुना। तो फिर वो फिजियोलॉजिकल लेवल हो गया, शारीरिक स्तर। और फिर आपने उसको समझा, कहाँ समझा? मस्तिष्क में समझा। तो फिर वो लिंग्विस्टिक लेवल हो गया। यानी हम चले थे भाषा के स्तर से और हमने उसको खत्म किया भाषा के स्तर पे। तो इस तरीके से ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे जैसा पहले मैं आपको बता रहा था कि फीडबैक की बहुत आवश्यकता होती है, यानी जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो मैं बीच बीच में वो लगातार मैं सुन रहा हूँ, यानी जो मैं खुद बोल रहा हूँ मैं खुद सुन रहा हूँ, उसको कहते हैं सेल्फ ऑडिटरी फीडबैक या एकॉस्टिकल फीडबैक। इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, कहीं अगर मुझे संदेह हो रहा है कि शायद आप लोगों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो या मेरे माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है कि मैं बोले चला जा रहा हूँ, आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं उसे। तो फीडबैक की आवश्यकता है। और साथ ही साथ बीच बीच में जो आप लोगों से मैं फीडबैक ले रहा हूँ, जो आप लोग बोल रहे हैं, तो उसको भी। तो इस तरीके से एक सेंडर अगर जो है ये रहे, जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव रहे, तो वो क्या करेगा, एक कम्युनिकेटर को इफेक्टिव, एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव भी बना सकता है और नॉन इफेक्टिव भी बना सकता है। तो उसी तरीके से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा जो मैसेज है क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और जो सामने वाली व्यक्ति हैं, जो सामने श्रोता हैं, उनकी जरूरत का होना चाहिए, यानी वो रेलेवेंट होना चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार। और समय समय बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत कम नहीं लेना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए।
और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, एप्लीकेबल टू द सिचुएशन। जैसे अभी अगर हम लोग संप्रेषण कर रहे हैं तो अभी हम लोग के पास कोरोना संक्रमण में यही एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेबल भी है आपस में बातचीत करने का या संप्रेषण करने का तरीका। तो ये सारी चीजों का समावेश अगर आप अपने मैसेज में रखेंगे तो आपका मैसेज सशक्त होगा। साथ ही साथ आइए हम देखते हैं कि सेंडर की तरफ से जो है किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, शिक्षक होने के नाते आप जानते हैं कि सेंडर यानी वक्ता जो है, अगर उसका जो है विषय पे पकड़ नहीं होगा, अगर उसका विषय पे मास्टरी नहीं होगा, तो फिर वो विषय पे अगर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं झिझक होगी, हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। वो अपने आप को अभिव्यक्ति करना तो चाहते हैं पर चूंकि वो शब्दों पे भी उनका जो है वो नहीं है, पकड़ नहीं है, और जो कंटेंट है, कंटेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए जिस भी विषय के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, संप्रेषण करना चाहते हैं, उसकी मास्टरी जो है होना बहुत आवश्यक है। सब्जेक्ट पे, विषय वस्तु पे पकड़ होना। दूसरा, ठीक है, आप उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी का आदान प्रदान तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं, आप कितने इंटरेस्ट से जो है ना उस सब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने ऑडियंस को जरूर जानें, और ऑडियंस यानी कि आप किस व्यक्ति के द्वारा, किस वक्त सामने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, ऑडियंस कैसे हैं आपके, उनको क्या चाहिए, उनको आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह रहे हैं या वाकई वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और क्या आपने उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध बनाया है, क्या रैपो बिल्डअप किया है। क्योंकि इसमें हमेशा आपको एक गिव एंड टेक पॉलिसी अपनानी पड़ती है। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे तो आप कभी ये उम्मीद मत करिए कि वो आपको सम्मान करेंगे। तो ये बेसिकली मतलब ये है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक कहते हैं ना कि आत्मीयता का संबंध, एक दूसरे पे आपसी विश्वास होना, और टर्न टेकिंग, कभी आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे, आप सुनेंगे, इस तरीके से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक टर्न टेकिंग देना बहुत आवश्यक होता है। और ये जरूरी है कि जो जिसके साथ भी आप बातचीत कर रहे हैं उनका लेवल क्या है। अब मुझे पता है, हालांकि मैंने बहुत सारे चेहरों को नहीं देखा, पर आप सभी लोग जो है सम्मानित या तो शिक्षकगण है या प्रशिक्षणार्थी हैं, चाहे आप विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में या किसी दूसरे क्षेत्र में डिप्लोमा या बीएड लेवल के या मास्टर्स लेवल के कोर्स कर रहे हैं, तो आपका जो लेवल है उसको जानते हुए आपके लेवल से बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत नीचे होगा तो बोरियत महसूस होगी, बहुत ऊपर होगा तो आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लेवल का ध्यान रखना भी जरूरी होता है जब आप संप्रेषण करें। तो कहते हैं ना, ये बच्चे के साथ जब संप्रेषण करते हैं तो बच्चा है तो आप क्या करिए, झुक जाइए या घुटनों के बल बैठ जाइए, छोटा बच्चा है। उसके बाद फिर आप उसी के आवाज में बात करिए, थोड़ी सी तोतली बात करिए, अले ले 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 क्या हो गया बेटा, क्यों लोला है। तो बच्चा सोचेगा अरे ये तो मेरे जैसे है, मेरे लेवल पे आ गए, तो वो इंटरेस्ट लेगा। और एक अगर आप खड़े होके कर रहे हैं तो शायद लेगा वो इंटरेस्ट, पर शायद हो सकता है कि जैसे ही एक छोटा बच्चा आएगा वो आपकी तरफ से हट के फिर वो उस बच्चे के साथ बातचीत या उसके साथ फिर जो है वो अपनी गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लेवल का है। तो कहते हैं ना कि देखिए, एक लेवल का आदमी रहते हैं तो हम लोग को बातचीत करने में बड़ा सहज होती है, नहीं तो हम लोग कहते हैं ना बड़ा असहज हो जाता है। खासतौर पे अगर मान लीजिए किसी बॉस और कहता ना एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में अगर बातचीत है और दोस्तों के बीच में बातचीत है तो दोस्तों में ज्यादा सहज होता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में आप देखेंगे लैंग्वेज के भी अलग अलग रूप्स हैं, चाहे फोनोलॉजी का है, मॉर्फोलॉजी का है, सिंटैक्स का है, सिमेंटिक्स का है, प्रैग्मेटिक्स का है। प्रैग्मेटिक्स वो लास्ट हिस्सा होता है, अपर आपका है, जिसको आप कहते हो कि भाषा का किस प्रकार से उपयोग करना है, यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज। यानी आपका जैसे मान लीजिए विषय वस्तु आपका है, आपको बहुत प्यास लगी है और आपको पानी पीना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं घर पे हूँ और मुझे प्यास लगी है, तो मैं अपने बेटे को बुला के कह सकता हूँ कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, उसने पिला दिया। मान लीजिए अगर मैं किसी होटल में हूँ, मुझे प्यास लगी है, तो शायद मैं बैरे को कहूंगा कि एक गिलास पानी लाओ। तो वहां पे जो शब्दों का चुनाव है थोड़ा सा बदल गया, जो बातचीत करने का टोन था वो थोड़ा सा बदला हुआ, इंटोनेशन पैटर्न में थोड़ी सी जो है उतार चढ़ाव आए। वही मान लीजिए कि अगर मैं किसी अपने दोस्त के यहाँ गया और उनके यहाँ पे अगर मैं मांग रहा हूँ, उनके बच्चे से मांग रहा हूँ, या हो सकता है कि उनकी वाइफ से मांग रहा हूँ, तो वहां पे एक दूसरा आदर सूचक शब्द आएगा। विषय वस्तु वही है, प्यास बुझाना, परंतु अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग माहौल में आप क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं।
तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, भाषा का उपयोग जब आप कर रहे हैं तो वो आपका आ गया प्रैग्मेटिक्स पे। तो प्रैग्मेटिक्स का जो है ज्ञान भी रहना बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना कि भाई आप किसके साथ क्या कह रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं, तभी जो है आपका एक एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल आप चूज कर पाएंगे। चैनल में जैसे चैनल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सिंपल में देखिए, ये जो है आपका गूगल मीट है, या आपका जूम है, या अभी जियो मीट आ गया है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स का है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ये जितने ऐप्स हैं ना, ये क्या है, बहुत सस्ते हैं। इसी में देखिए, अगर पेड वर्जन में आप जाएंगे तो 1 महीने का आपको 1100 रुपया देना पड़ेगा, तो वो एफोर्डेबल नहीं होगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। दूसरा, ये अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट इसके लिए है कि अभी कोरोना संक्रमण है, हम लोग बाहर कम निकल रहे हैं, ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो है वो क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, और अपीलिंग है। तो चैनल कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, समय के अनुसार, एफोर्डेबल होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि जिसको हम एफोर्ड कर पाए, और अपीलिंग होना चाहिए। तब इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। बीच बीच में अगर आप लोग अपने माइक्रोफोन्स को ऑन कर लेते थे तो फिर वहां पे क्या होती थी, कहीं ना कहीं पे रुकावट आती थी। तो चैनल संबंधी हम लोग को क्या है, मान लीजिए कोई नए व्यक्ति हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्वाइन करने की जगह प्रेजेंट का बटन दबा दिया, तो वो जो है जानबूझ के नहीं दबाए हैं, पर चूंकि वो उससे इक्विप नहीं है, उसके आदी नहीं है, उन्होंने यूज नहीं किया है, तो वो चीजें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीजें का समावेश चैनल में रखा जाता है। उसी तरीके से रिसीवर यानी श्रोता की तरफ से, तो श्रोता को इंटरेस्टेड होना चाहिए। स्वाभाविक है कि भाई आपका जब तक आप रुचि नहीं लेंगे तब तक फिर जो है दिक्कत आएगी। आपको अवेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी बातचीत हो रही है उसको ग्रास्प आपको करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। थोड़ी सी आवाज आ रही है डिस्टॉर्शन के साथ। बहुत जरूरी है कि फीडबैक जरूर देते रहिए, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो मौखिक कम्युनिकेशन करते समय जो जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो होती है क्लैरिटी की, ठीक है, और बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की, और साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति को आपको बहुत जो है ना, आप कहते हैं ना कि बहुत विनम्रता पूर्वक जो आप उनको इनकरेज करेंगे, और उनकी जो ये उपस्थिति है उसको एक्नॉलेज करेंगे। जहाँ पे जरूरत है वहां पे रिपीट करिए, जरूरत है तो फिर से री स्टेट करिए। और अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें आप मौखिक संप्रेषण नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आपको देखना होगा, अगर आप साइन लैंग्वेज वगैरह यूज कर रहे हैं, टेक्सचुअल साइंस यूज कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले को देखना होगा कि जो सामने वाले व्यक्ति को हम साइन कर रहे हैं उनका किस लेवल के हैं, वो अभी स्टार्टिंग में ही है या बहुत एडवांस लेवल के हैं। तो उस तरीके से फिर बीच बीच में आपको रुकना भी होगा, उनके लेवल पे आपको जाना होगा, उसको कहते हैं रिलैक्स करना। फिर कभी आप शुरुआत करेंगे, कभी वो उसको देखेंगे, कभी वो शुरुआत करेंगे, और फिर आप देखेंगे, उसको कहते हैं ओपन अप्स। और लीन्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, यानी भले ही आप जो है मौखिक संप्रेषण नहीं कर रहे हैं, चेहरे के हाव भाव से ही कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज से ही कर रहे हैं, पर आपके चेहरे से पता चल रहा है, आपके अंदाज से पता चल रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्टेड हैं। उसको कहते हैं लीन्स टुवर्ड, यानी उसकी तरफ झुकाव, यानी उसमें इंटरेस्ट लेना। और बहुत जरूरी है एस्टेब्लिशेस आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप संप्रेषण करते हैं और सामने वाला व्यक्ति है तो आप उसकी तरफ देखिए। आई कांटेक्ट ये नहीं है कि आप आंखों में आंखें डाल के देखिए, पर आप ऐसा देखिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे अगर श्रोता हैं तो आप ऐसा देखिए कि सबको देख रहे हैं और वास्तव में आप किसी को नहीं देख रहे हैं, तो सबको लगेगा कि नहीं भाई ये सारे लोगों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने कमांड किया हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको बहुत टैक्टफुली जो है आई कांटेक्ट देना होता है। और आई कांटेक्ट देने से एक आत्मीयता का, एक रुचि का, एक अपनापन का जो है बहुत असर डालता है, और आपके जो एक्सप्रेशन है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका समावेश जब आप करेंगे तो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, आपसी जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे व्यक्ति से, वो बहुत सशक्त हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ पर्सन टू पर्सन टू वे वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन that includes the sharing of information and feelings between individuals or in small groups that establishes trusting relationship। ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये बेसिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दो तरफा मौखिक या अमौखिक एक ऐसा आदान प्रदान है जिसमें आप अपनी जानकारियों का, सूचनाओं का, फीलिंग्स का आदान प्रदान कर रहे हैं।
चाहे वो छोटे ग्रुप में कर रहे हैं या एक बड़े ग्रुप में कर रहे हैं, और वो ऐसा माहौल है जिसमें एक दूसरे पे लोग आपस में विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, एक आत्मीयता का संबंध बना हुआ है। कुछ आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं या कौन कौन से ऐसी बैरियर्स हैं जो संप्रेषण करने में रुकावटें बनती हैं। तो इसमें मेन है कि जैसे लैंग्वेज, मान लीजिए कि लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे लैंग्वेज में आप बातचीत करना शुरू कर दिए जो शायद सामने वाला व्यक्ति जानता नहीं है, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना, अरे बड़ा आप जो है ना उत्कृष्ट हिंदी बोल रहे हैं, अरे, या कभी कभी आदमी कहता है बहुत हाई फाई अंग्रेजी आप बोल रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है जिसका आप चुनाव कर रहे हैं वो ऐसा पेस होना चाहिए, ऐसा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि दोनों बहुत सहजता पूर्वक वक्ता और श्रोता उसको आदान प्रदान कर पाए। और वैल्यू और बिलीफ को, एक दूसरे की जो वैल्यूज हैं, आपसी बिलीव्स हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। उनके शैक्षणिक जो लेवल है उसका ध्यान रखना चाहिए। किस वातावरण में, कैसे इन्वायरमेंट में आप कर रहे हैं, वो ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत शांत है, सारे लोगों ने अपने माइक्रोफोन्स को स्विच ऑफ ये किए हुए हैं, तो अभी क्या हो गया, किसी प्रकार का कोई ऑडिटरी या कोई जो है इंटरनल नॉइज नहीं आ रही है। तो आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है उसमें कोई बैरियर नहीं हो रहा है। फिर ये बहुत जरूरी होता है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, और टेम्परामेंट, जिसको आप कभी कभी कहते हैं अरे अरे यार ये तो बहुत बन रहे हैं, ये तो जो है बहुत अपने को लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एटीट्यूड जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, एक बहुत ही, कहते हैं ना कि एक बहुत वैसा होना चाहिए, स्पंज के जैसा होना चाहिए। जहां से, कहते हैं ना कि जहां से जो भी मिले, जिसके साथ भी मिले, आप बातचीत जरूर करिए। छोटे बच्चे से भी देखिए, जो लोग बहुत जॉली मूड के होते हैं, बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, वो किसी से भी बात कर लेते हैं। नहीं भी जान पहचान है तो जान पहचान कर लेते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मुस्कुरा के एक एक बार आपने देखा, दूसरे व्यक्ति जो है आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। या अभी तो खैर हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी जो है अपने बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं कि भाई मैं आपसे बातचीत करने में जो है सहज महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत आपस में अंदर ही अंदर खुले रहते हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, थोड़े से शाई क्वालिटी के होते हैं। तो वो उससे भी जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैम्पर होता है। टाइमिंग, जैसे मुझे पता है आप लोगों ने मुझे जो समय दिया था, थोड़ा सा मैं उस लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ, पर फिर भी ये है कि आप लोगों का धैर्य है, आप लोग लगे हुए सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, मुझे लग रहा है कि नहीं आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो टाइमिंग बहुत कम नहीं हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। जो भी चीजें आप बातचीत कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी ना बोलें, बहुत धीमे धीमे नहीं बोलें, वो सारी चीजें का समावेश करना। और खास तौर पे आपसी संबंध का, ट्रस्ट का, एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे को जो मैसेज का जो अंडरस्टैंडिंग करना है, यानी जो जानकारी है उसको समझना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जो सशक्त इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, उस स्किल में अगर आप देखेंगे तो गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग विद रेस्पेक्ट, आस्किंग क्लियर क्वेश्चंस एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल। यानी अगर आप एक अच्छे प्रभावशाली आप कहें कि वक्ता हैं, तो उसमें यह आपको ध्यान रखना होगा कि सामने वाले व्यक्ति को आपको सम्मान देना है, रेस्पेक्ट देना है। जो भी सवाल पूछना है या जो भी सामने वाले व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आप ये कहिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है, उस लेवल का नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आप जरूर उनको ये बढ़ावा दीजिए। नहीं, आपने कम से कम पूछा, बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है, फिर आप उसका उत्तर दीजिए, ताकि उनको भी इनकरेज आप करिए। और साथ ही साथ एक ऐसा माहौल बनाइए जिसमें कंफर्टेबल हो पाए, रिलैक्स्ड हो पाए। और ये प्रोफेशनल नीड्स ज्यादा नहीं लूंगा, बस मैं सम अप कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप लोग की धैर्य की सीमा जो है उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये प्रोफेशनल नीड्स टू हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट देयर आइडिया ऑफ एक्सपर्टाइज अलोंग विथ कम्युनिकेटिव स्किल्स। देखिए, गहन का विषय तो है ही आपका, ठीक है, आपके विषय पे पकड़ है, बहुत अच्छी बात है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, परंतु जिस टेक्नोलॉजी का या जिस जगह पे आप उपयोग कर रहे हैं, जिस यंत्र का आप उपयोग कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी बहुत उस टेक्निकल नॉलेज को भी आप रखिए। ताकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा टीचर को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी, परंतु एक असिस्ट करेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जो है एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं।
Interpersonal communication can be in the form of lecture, role play, group discussion, drama, meetings, counseling, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं हर जगह पे। मैं कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों को नहीं है कि केवल क्लासरूम में वही बच्चा जो कहीं मार्केट में आपको मिला, वही आपका विद्यार्थी जो स्कूल में मिल रहा है, वही विद्यार्थी जो डाइनिंग हॉल में मिल रहा है, वही विद्यार्थी जो खेल के मैदान में मिल रहा है। आपका संप्रेषण करने का तरीका सारे जगह पे वो वाच कर रहा है। ये नहीं है कि जब आप क्लासरूम में रहेंगे तभी आप बहुत कॉन्शियस रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। बहुत से ऐसे इंसिडेंटल लर्निंग है, इंसिडेंटल लर्निंग यानी जो शिक्षक या माता पिता जानबूझकर नहीं सिखाते हैं, वो देखकर, सुनकर, समझकर अनुकरण कर लेता है, सीख जाता है। और विश्वास मानिए 60 to 70% जो बच्चे हैं वो इंसिडेंटल लर्निंग से सीख जाते हैं। तो उसमें बहुत जो है सावधानी पूर्वक आपको अपनी बातों को रखना होता है। In addition, visual aids such as posters, charts, pamphlets, audio-visual aids, वीडियो फिल्म्स, रेडियो, टेप मैसेज, ये सारे भी असिस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या शिक्षक सहायक सामग्रियाँ। तो ये बेसिकली करती क्या है, ये रिइंफोर्स करती है, बढ़ाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, यानी रिइंफोर्समेंट करने का जो है ये कार्य करती हैं। और अंततः ये जो हमारा वैश्विक संसार है ये बड़ा डाइवर्स है, इसमें एकता नहीं है, विभिन्नता है। और चाहे आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी सेटअप में कार्य कर रहे हैं, जब तक आप एक अच्छे, सशक्त, प्रबल जो है एक कम्युनिकेशन स्किल वाले वक्ता नहीं बनेंगे, तब तक कहीं ना कहीं जो है वो एक बहुत असरदायक जो है आपको शायद एक्सेप्टेंस न मिल पाए, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है मैं अपनी इस स्लाइड शेयर को जो है स्टॉप कर रहा हूँ। और जी जी, आप प्रतिभागियों में से अगर आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप सर से पूछ सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रखें या चैट बॉक्स में लिख के बताएं। चैट बॉक्स में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये है चैट बॉक्स में ही लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू के अलावे भी जो है ना और कुछ पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी। पसंद आया, थैंक यू। पता नहीं मुझे मेरा सुनना पसंद आया या चेहरा पसंद आया या दोनों पसंद आया, वो छोड़ दीजिए। अभी आप अपने प्रश्नों को या तो मौखिक रूप से या लिख के पूछिए, मुझे ज्यादा खुशी होगी। हेलो हेलो, मेरे एक विद्यार्थी राज सिंह भी जुड़े हुए हैं। राज बीएड में मेरे साथ थे यहाँ नेहरू ग्राम भारती में। राज, चलिए बड़ी खुशी हो रही है राज को यहाँ देख के कि अभी भी जो है आप ऐसे चैनल्स और ऐसे जो है ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। गुड। सुमित वर्मा है। हाँ बोलिए। हाँ सर प्रणाम। बोलिए, खुश रहिए, खुश। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। सर आपका सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं केवीएस में वर्किंग हूँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं केवीएस में वर्किंग हूँ, मेरे पास वहाँ पर एक ऑटिज्म का चाइल्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो मुझसे बात तक नहीं करता। जो मैं उससे काम करवाती हूँ सारा काम कंप्लीट कर लेता है, बट सर वो बात नहीं करता मुझसे बिल्कुल। मैं वहाँ पे एज अ स्पेशल एजुकेटर। श्रुति मैडम, ये कौन बात नहीं करता है? आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। आपसे कौन बात नहीं करते हैं? ऑटिज्म का जो चाइल्ड है वो। अच्छा, आप कोई बच्चा है? कितना छोटा बच्चा है वो? 4th क्लास में है सर वो। 4th क्लास में है। क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मैडम? कुछ नहीं सर, ऑटिज्म है। अच्छा, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर सिंड्रोम है। देखिए मैडम, बेसिकली होता ये है ना कि जितने बच्चे एएसडी वाले होते हैं, आपको पता है कि इसके ये जो है ना कई ट्रैक्स होते हैं। बेसिकली इनका सोशलाइजेशन स्किल्स कम होता है, इनका कम्युनिकेशन स्किल कम होता है। आप देखेंगे ये लोग आई कांटेक्ट नहीं देते। ये बच्चे जो है हमेशा आइसोलेटेड रहने की कोशिश करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। या और साथ ही साथ होता ये है कि अगर आप बहुत अर्ली इंटरव्यू नहीं करेंगे ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी लाइक्स और अपनी डिसलाइक्स कर देते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। और होता ये है कि अगर ये चीज़ें
थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो फिर वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे भी टर्न अप होता है। तो यहाँ पे आपको करना ये है मैडम कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस बच्चे का सबसे पहले अवलोकन करिए, ये देखिए कि उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें बच्चे को वैसी फास्ट फूड नहीं खिलाइएगा जिसमें वो बहुत ज्यादा एग्जाजरेटेड या बहुत ज्यादा जो है ना सर पैनिक हो जाता है। और वो सारी हाँ चीजें ठीक है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, बट वो है जिस दिन उसकी मनपसंद एक्टिविटी हो रही है तो वो मुझसे बहुत ही प्यार से बोलता है, मैम आप मुझे भी एक्टिविटी करनी है, मैं भी कलरिंग करूंगा, मैम मुझे भी बाहर बच्चों के साथ खेलना है। जिस दिन उसके इंटरेस्ट की काम हो रहा है तो वो मुझसे बात करता है। जिस दिन उसके लिए मैं अगर कुछ भी एकेडमिक में करवाती हूँ, अगर उससे कुछ राइटिंग में, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ काम करवाती हूँ तो वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता सर। देखिए अब आपको करना ये है ना कि अब आप उसके साथ एक पॉलिसी बना लीजिए। आप उस बच्चे को ओके कहिएगा, आप देख लीजिए कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा गेम उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप उसके साथ कहिए कि ठीक है बेटा आप ये कर लो तो फिर मैं ये चीज दूंगी। इसको कहते हैं निगोशिएशन। तो बच्चा क्या करेगा, तब बच्चे पे इंटरेस्ट होगी कि हाँ ये चीजें हम कर लें तो फिर मैडम या जो मम्मी है वो मुझे ये करने देंगी। तो वहां पे वो क्या होगा कि वो रीइंफोर्सर यूज करेगा, यानी आप क्या कर रही हैं उसके बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका रूम है, अगर जैसे आप घर पे हैं या क्लासरूम है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर रखिए जो बहुत सेफर हो और जिसमें मूवमेंट हो। और मूवमेंट से देखिए ये जो बच्चे छोटे होते हैं ना अभी, जो खास तौर पर जो उसका उम्र है, मूवमेंट वाली चीजों में वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और जब आप उसको देंगे तो आप देते समय उसके साथ कम्युनिकेट करिए। आप कहिए अच्छा बेटा आपको ये पसंद आई है, ठीक है आप ले लो, क्या नाम है, ये कार है, क्या है, तो बच्चा बोलेगा कार है, हाँ चलो हम लोग खेलेंगे, चलो आप खेलो फिर हम खेलेंगे। फिर आप जो है उसमें बताइए देखो ये कार जा रही है, मैं ड्राइव कर रही हूँ, अरे 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 सामने कौन आ गया, पीप पीप पीप, आप भी बोलो पीप पीप पीप। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना, जो देखिए ऐसे जो बच्चे होते हैं इकोलेलिक होते हैं। इकोलेलिक हाँ यानी जी एक सर, ही सेंटेंस, एक ही वर्ड्स को रिपीट बार करते बार रिपीट करते हैं। हैं। यस, तो इनकी जो वोकेबलरी डेवलपमेंट है वो बहुत कम होती है मैडम। तो इनका जो वोकेबलरी अच्छा डेवलपमेंट है, जो शब्द भंडार है वो भी बढ़ाना है। और साथ ही साथ हमें बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लेके जाना है। और वो कैसे करना है, रियल इन्वायरमेंट में करना है। रियल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि इस बच्चे को जो भी आप डेली लिविंग एक्टिविटीज करा रही हैं सुबह से लेके हाँ जी शाम सर। तक, वो सारा वर्बल नरेशन आप दीजिए। और जब बच्चा फेडअप हो जाता है तो जबरदस्ती नहीं कराइए। आप बच्चे का ओके देखिए कि मूड कब है। कभी कभी ये होता है कि नहीं हमें कराना है तो हम कराएंगे। और कभी भी ऐसे बच्चों का टाइम टेबल फिक्स मत करिएगा मैडम, क्योंकि अगर आपने टाइम ओके टेबल फिक्स कर दिया तो ये बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। तो आप धीरे धीरे इसके बिहेवियर को मोल्ड करिए। धीरे धीरे इसका कम्युनिकेशन स्किल, इसका सोशलाइजेशन स्किल जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये इंटरेस्ट लेगा। टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पर सफलता मिलेगी। मैंने भी थैंक एसडी यू बच्चों के साथ सर काम किया है, इसके फॉर लिए मैं योर अपने अनुभव से इन्फॉर्मेशन। बता। जी मैडम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका, गुड, बहुत ही रियल और बहुत प्रैक्टिकल था। और प्रतिभागीगण और श्रोतागण और कोई विद्यार्थी, कोई शिक्षक, कोई प्रशिक्षणार्थी। सर प्लीज चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। चैट बॉक्स मुझे देखना होगा मैडम। सर आपने बहुत ही स्पष्ट, हट जा रहा है चैट बॉक्स पे। एक सर एक मिनट लिप में चैट रीडिंग बॉक्स। भी कम्युनिकेशन में आएगी? हाँ मैडम, जैसे आपने देखिए लिप रीडिंग जो है पहले कहते थे, अभी कहते हैं स्पीच रीडिंग। जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ संप्रेषण करते हैं ना, या जब वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप केवल वो बच्चा लिप्स को नहीं, मूवमेंट को देखता है, वो आपके पूरे फेस को देखता है, उसको कहते हैं स्पीच रीडिंग। पहले हम लोग कहते थे ओस्ट वाचन या लिप रीडिंग, अभी कहते हैं फेस रीडिंग, स्पीच रीडिंग। तो स्पीच रीडिंग तो करना ही चाहिए। और जब हम लोग सामान्य होके सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, उसके चेहरे का हाव भाव देखते हैं, तो क्यों नहीं कराना चाहिए। बेसिकली अभी फॉरेंस वगैरह में रिसर्च में ये देखा गया कि जो बधिर बच्चे हैं उनके साथ जो लेडीज टीचर्स हैं वो गहरे जो है ना डार्क रंग की लिपस्टिक लगाते थे। और रिसर्च करके ये देखा गया कि ऐसे शिक्षिकाएं जिन्होंने लिपस्टिक लगाया था और ऐसी शिक्षिकाएं जिन्होंने नहीं लगाया था, तो ये रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये प्रूव हुआ कि जो ऐसी टीचर्स हैं जिन्होंने लिपस्टिक लगाए थे, उनकी
कम्युनिकेशन में जो बच्चे हैं डेफ बच्चे वो ज्यादा इंटरेस्ट लिए, और जिन्होंने नहीं लगाया था वो नहीं लिए। कारण देखा गया तो ये हुआ कि उससे लिप्स की मूवमेंट उनको बहुत क्लियरली, बहुत कंसाइज में वो देख पा रहे थे। तो इसीलिए देखिए, जो एज ए हम कहते हैं ना कि जो बच्चे ऐसे हैं जो बधिर हैं, बधिर बच्चों के साथ जब आप कार्य करते हैं तो आपका जो ये है पहनावा है और वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। अभी देखिए, अभी मास्क का जमाना है, अभी लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि जो डेफ बच्चों के लिए जो मास्क बन रहे हैं और जो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना ट्रांसपेरेंट रहता है, वो कपड़े का रहेगा पर होठ के जगह पे वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, ताकि वो होठों की हलचल को देख पाए। तो अभी हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत सजग समाज है, और लिप रीडिंग का, स्पीच रीडिंग का तो बहुत महत्व है। कुछ थैंक यू सर। कुछ चैट बॉक्स में मैं देखता हूँ, इन बच्चों के लिए विशेष साहित्य का उपयोग करना। हेलो सर, हाँ बोलिए मैडम। गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज बहुत भर्रा रही है। गुड इवनिंग सर, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा लगा मुझे, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। गुड, एक ये अच्छा आया सर, जो बधिरांध बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है, प्रयास करना चाहिए। ओके सर, फीडबैक लिंक। हेलो सर। हाँ मैडम बोलिए, 2-3 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे जिसका मैं जवाब दूंगा। सर मेरे पास एक बच्चा है मेरी क्लास में, और वो उस बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वो आईडी बच्चा है सर, लेकिन वो केरल से आया है यहाँ पे, और तो स्टेट के लैंग्वेज का भी कुछ इशू होता है। और वो सर इंग्लिश में मैं उसको बात करती हूँ, लिमिटेड अमाउंट देती हूँ तो उसको समझ में आता है, लेकिन अगर थ्रू हिंदी में बात करो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप इस ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? आप ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन पे जाइए, क्योंकि बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है ना, तो ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन करने में आप कोताही क्यों बरत रही है? आप क्यों उसके लैंग्वेज पे खास तौर पे, ठीक है चलिए वो मलयाली बोलता होगा, आप मलयाली नहीं समझ पाती है, उसके माता पिता मलयाली बोलते होंगे, तो वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो आप बेसिकली बच्चे बच्चे को जो भी लैंग्वेज उसका बेस देखिए, हिंदी का है, इंग्लिश का है, तो वो आप बेस उसको स्टार्ट करिए, पर नेटिव लैंग्वेज से शुरू करिए। नेटिव लैंग्वेज अगर नहीं है तो आप अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन हमेशा कर सकती है। ए जो है ना, AAC यानी ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन से आप उसको यूज करिएगा, डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्ड देगा। खास तौर पे जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बधिरांध है, उनके साथ हम लोग कैलेंडर बॉक्सेस का उपयोग करते हैं उनकी डेली रूटीन्स के लिए, तो वो जो चीजें हैं उसको आप उसमें निरूपित कर सकती हैं। और आप देखिए कि बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये मेन कारण क्या हो रहा है? माता पिता को बुलाइए, उनसे पूछिए घर पे कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या लैंग्वेज है, तो वो चीजें जब आप उसको जानेंगे तो बच्चा डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट लेगा। और देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे, बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और खास तौर पे जितने ऐसे होते हैं जिसको हम कहते थे मंगोलियन या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, वो तो इतने प्यारे होते हैं कि वो प्यार के कहते हैं ना भूखे रहते हैं। तो आप उनको जी भर के मुस्कुरा के देख डाउन सिंड्रोम बच्चे तो जॉली नेचर के होते हैं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं कम्युनिकेशन चार्ट यूज करती हूँ, तो वो मुझे उसमें बहुत अच्छे से बता देता है हर चीज। और सर वो नाम से भी अपने आप को पहचानता है, क्लास टीचर को भी पहचानता है, बट स्टिल कुछ शब्द जो होते हैं ना वो नहीं क्लियर ना बोल पाता है और ना बता पाता है। तो मुझे लगता है शायद लैंग्वेज का कुछ इशू है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसके लिए क्या करूँ। नहीं, देखिए मैडम, बेसिकली क्या है, लैंग्वेज सीखने के लिए 3 कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। बच्चे का कहते हैं ना कि बच्चे का जो मिनिमम इंटेलिजेंस लेवल तो होना चाहिए मैडम, ठीक है। फिर होता है प्रोसेसिंग, कहीं कहीं पे जो कहते हैं ना इंटीग्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट का सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के द्वारा भी जो है ना उस बच्चे के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, टेंजिबल जितनी भी चीज़ें हैं उसमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। जैसे ही आप जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट पे ना, तो वो आपको रिस्पांस नहीं देंगे। तो आप क्या करिए कि आप फंक्शनल वर्ड्स को पहले सिखाइए। फंक्शनल वर्ड्स यानी वैसे वर्ड्स जो तुरंत बच्चा जो है वो अपने जीवन में या उस जो है पीरियड में वो यूज करेगा। तो कंटेंट वर्ड्स को सिखाने से
दो फायदा होगा, एक तो वो उसको यूज कर लेगा इमीडिएट इन्वायरमेंट में, दूसरा उसमें वो इंटरेस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू आप उसको एडीएल एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट बना पाएंगी। तो आप इन बच्चों को जैसे आप फंक्शनल लिटरेसी कराते हैं ना, फंक्शनल एकेडमिक्स कराते हैं, उसी तरीके से फंक्शनल लैंग्वेज स्किल कराइए। बच्चा जरूर रिस्पॉन्स देगा, टाइम लगेगा। जैसा मैं आपको कह रहा था कि बच्चे का रिसेप्टिव अगर जो है ना पार्ट, रिसेप्टिव डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं हुआ है तो एक्सप्रेसिव कैसे आप उम्मीद रखते हैं? तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। और जब आप लोग आईपीज बनाते हैं तो फिर आईपीज में आपके जो लैंग्वेज गोल्स हैं वो ध्यान रखिए कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि बच्चा पहली पायदान पे है और आप चौथा पायदान पे उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं बहुत कम समय में। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ी सी जो है मैडम प्रैक्टिकल, और वो तब हो पाएगा जब आप उसको एक बहुत अच्छे तरीके से असेसमेंट करेंगे, और जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो सर पाएगा। वो सोशली भी बच्चा बहुत अच्छा है, सोशली इंटरेक्शन उसका अच्छा है, लेकिन सोशल में क्या कहता है, नमस्ते करना, टाटा बाय थैंक यू, ये सब बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ये है कि अगर मैं चाहूँ पूरा सेंटेंस बोले तो मुझे लगता है थोड़ा सा, मुझे लगता है लैंग्वेज का कुछ इश्यू है। लेकिन बच्चा है बहुत अच्छा सर, 12 years ओल्ड है, बट इज गुड। देखिए, हम मेरा कहने का तात्पर्य ये है ना, बच्चे को चाहे आप एक ही वर्ड सिखाएं, उसको पैरेट स्पीच या पैरेट लैंग्वेज ना सिखाएं। बच्चा नमस्ते करता है, थैंक यू करता है, तो उस समय सही माहौल में क्या उस शब्द के अर्थ को जानता है? क्या वो जर्नलाइज कर पाता है? क्या आपने एक रूटीन में तो नहीं कर दिया है, जब आना है तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना है, फिर जब जाना है गुड आफ्टरनून कहना है, तुमको वहां पे बैग रखना है, नमस्ते करना है, हाय कहना है, हेलो कहना है, कोई विजिटर आ गया स्टैंड अप होना है। तो बच्चों को वो ध्यान पूर्वक देखिए, बच्चे मशीन नहीं है मैडम, बच्चे को इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हम लोग एक ऐसे वर्ग में आते हैं, एक ऐसे विशेष अध्यापन के क्षेत्र में आते हैं कि हमारी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चे के ऊपर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे बच्चे का फायदा होना चाहिए। हमारा ठीक है, हम लोगों को ये लगता है, देखिए अभी क्या है ज़माने में आप देखेंगे ना, तो बच्चे जो है इतनी ज़्यादा होमवर्क दी जा रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चा ओवरलोडेड है। क्यों हम लोग ओवर दे रहे हैं? देखिए, एज शिक्षक होने के नाते हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं हो, पर 50% टीचर्स का ये रहता है कि मैनेजमेंट और पेरेंट्स तक ये पहुंचे, पेरेंट्स देखे कि टीचर ने ये कहा है। लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि हम लोग होमवर्क देते ही नहीं है, हमारे में आता ही नहीं होमवर्क वाला चीज, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और वैसे भी स्कूल में भी सर होमवर्क नहीं देते, हम लोग पजल्स ज्यादा सॉल्व करवाते हैं, कम्युनिकेशन चार्ट यूज करते हैं। बस मेरा यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इंटरेक्शन वो मुझसे नहीं करता है, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि जी जी सर। अब आप ऐसा करिए कि उस क्लास में उस बच्चे का कोई तो दोस्त होगा, आप उससे दोस्ती अच्छी है सर। हाँ, आप उसके सबसे फास्ट फ्रेंड से दोस्ती करिए, और उस दोस्त के थ्रू आप इस बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करिए। तो पहले तो उस दोस्त को आप यूज करिए, और उसके बाद उस दोस्त को थोड़ा सा साइड में करके आप स्वयं फ्रंट पे आइए, डेफिनेटली बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं मैडम, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग फैसिलिटेटर्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं बेसिकली। हम लोग देखिए, बच्चे के पास इनबिल्ट कैपेसिटी है, हम लोग केवल एक नर्चरिंग सूदिंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं। चाहे आप उसमें सोशल स्किल पढ़ाइए, कम्युनिकेटिव स्किल पढ़ाइए, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कराइए, वैल्यू एजुकेशन कराइए, हम लोग केवल उसको असिस्ट कर रहे हैं। हम लोग एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति हैं, दैट्स ऑल। हम लोग उस बच्चे के भाग निर्माता नहीं है। राइट। तो ये आप हेल्प थोड़ा सा पेरेंट्स का भी करिए कि जो आप कर रहे हैं फॉलो अप पेरेंट्स कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और आप जानने की कोशिश करिए कि बच्चा आप में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। वो देखिए, कभी कभी देखा गया मैडम, कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, कभी कभी जिस कपड़े से उनको एलर्जी होती है, वो कपड़े का रंग अगर टीचर पहन के आ जाए तो उनको लगता है कि इस ये मेरा हो सकता है कोई ऐसी घटना घट गई हो मैडम, जैसे बच्चे छोटे चलते हैं ना मैडम, अगर उनका इन्वायरमेंट सेफ नहीं हो गया, एक बार गिर गया तो दूसरी बार खड़ा होकर चलने में 50 बार सोचेगा। तो कभी कभी जाने अनजाने एज ए टीचर, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्चे जो है एक वो पाल लेते हैं टीचर के बारे में,
कि अरे ये टीचर तो बुरी है, ये टीचर तो अच्छे हैं। तो कभी कभी मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। तो आप एक फ्री पीरियड रखिए, बच्चे की बात जो है निकलवाइए मन से, और देखिए बच्चा क्या एक्सप्लोर कर रहा है। आप जो पढ़ाना चाहती हैं, क्यों आप इंसिस्ट कर रही हैं कि वही हो। एक नेचुरल लैंग्वेज यूज करिए, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज यूज करिए, स्ट्रक्चरल मेथड करिए, कंबाइंड मेथड करिए, पर नेचुरल मेथड पे ज्यादा एम्फोसिस करिए। और बच्चे का जो नेचुरल, जब आप उसको ये करेंगे ना, मेथड यूज करेंगे, विश्वास मानिए बच्चा बहुत खुल के आएगा और बहुत मन से आएगा। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हैं। एक साथ आप कहते हैं ना कि हम लोगों को नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, तो ये बेचारे तो वैसे भी बहुत समस्याओं से इनको जो है जूझना पड़ रहा है। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you for the valuable words, sir. Thanks a lot, sir. इट्स माय Thank प्लेजर you. मैडम, इट्स माय प्लेजर। Thank you so much. नागेश जी। जी सर, 2-3 प्रश्न और आए हैं चैट बॉक्स में सर। अरे जितने पूछ, आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। एक्चुअली बहुत सारे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप पढ़िए, मैं हर प्रश्न का आपका एक उत्तर दूंगा। अंजलि चावड़ा जी हैं, उन्होंने लिखा है सर, एक बच्चा है, सिर्फ मन पढ़ा है और उसमें कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें। शायद वो मम्मी पापा से बोल पाता है, ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं, एक चीज, 4 साल का बच्चा है। एक बच्चा है जो 4 साल का है, मम्मी पापा बोल पाता है। और एक चीज आपने और बोली कि क्या पढ़ा है, मन पढ़ा। नहीं सर, मैं दूसरा लेता हूँ सर। एक बच्ची है, नहीं, इसी को पहले बोलिए ना, सबका मैं उत्तर दूंगा। एक्चुअली मैं 2 जगह उन्होंने लिखा, जहाँ स्पष्ट है वहां से ले लेता हूँ सर। एक बच्ची है, वह सिर्फ मैं पढ़ा तो पापा या मम्मी ही बोलती है, 4 ईयर की है। नागेश जी, पहला वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा था। अगर मान लीजिए उन्होंने, श्रोता ने ये लिखा है कि बच्चा मन पढ़ा, यानी बच्चा अगर सामने वाले व्यक्ति का मन पढ़ लेता है, तब तो इससे ज्यादा कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, फिर तो वो कहना चाह रहे होंगे मैम, मतलब माता जी या पिताजी का पाता है। उसका क्वेश्चन है कि सर एक बच्चा है, बस सिर्फ मैं जब पढ़ाती हूँ तो पापा या मम्मी ही बोलता है, और वो 4 ईयर का बच्चा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है मैडम। देखिए, स्वाभाविक रूप में होता ये है ना कि देखिए स्पीच में होता ये है कि जितने आपके बाइलेबियल्स है, प फ ब भ म, इसमें होता ये है कि जो आपके दोनों होठ हैं आपस में आते हैं, मिलते हैं, फिर आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको एक्सप्लोड कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे प्लेस और मैनर में, तो इसका प्लेस बाइलेबियल है और मैनर में प्लोजिव है। यानी हो ये रहा है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि स्पीच रीडिंग करता है, तो बच्चा जो है आपके बहुत ध्यानपूर्वक उसको स्कैन कर रहा है। जैसे आप स्कैनर लगाते हैं ना, उसी तरीके से शिक्षक या माता पिता का बच्चे स्कैन करते हैं। यहाँ पे हो ये रहा है कि वो बच्चा आपके होठों को देख रहा है, और जब आप दोनों होठों को मिला के जो आवाज निकाल रहे हैं, वो स्वाभाविक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो सामान्य है, किसी प्रकार के कोई विकृति नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो भी पापा, मम्मी, मामा क्यों कहते हैं। जितने बाइलेबियल है वो निकालने बहुत आसान है। तो पापा, मम्मी, बाबा, मामा, जितने ये हैं वो तो वो निकाल ले रहा है, पर वैसे वर्ड्स हैं जो अंदर की साइड में है, यानी कि या तो वो बाइलेबियल के अलावा अब जितने हैं आपके डेंटल साउंड्स है, एल्वियोलर साउंड्स है, पैलेटल साउंड्स है, ग्लोटल साउंड्स है, वो देख ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से निकालेगा। वही सवाल हो गया ना, जो देख पा रहा है उसको इमिटेट कर रहा है। और स्पीच में आपको पता है मैडम कि ऑडिटरी और विजुअल, टेक्चुअल, काइनेस्थेटिक, ये सारे चीजों का समावेश करना पड़ता है, तब बच्चा बोल पाता है। और ये जो बच्चा है बहुत छोटा है, मुझे लगता है हो सकता है मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड होगा। तो इसके साथ आपको क्या करना होगा कि आपको वो अवसर निकालने होंगे, वैसा इन्वायरमेंट बनाना होगा कि बच्चा बोले। छोटे बच्चे होते हैं, देखिए छोटे बच्चों को कितने 4-5 महीने के, लेटा हुआ है, देख रहा है, अगर साइड से अगर कोई चीज कोई गया तो वो क्या करता है कि हेड टर्न करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। कोई बॉल है और रखी हुई है, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। बॉल अगर मूवमेंट है वो इंटरेस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है। उसी तरीके से जब आप बच्चे के साथ स्पीच और लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें आप कोई ना कोई जरिया करिए। आप क्यों चाहते हैं कि सारी चीजें जो है हम बोल के सिखाएं? कुछ ऐसा दीजिए, कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाइए, कुछ पिक्चर कार्ड्स बनाइए। अभी तो मोबाइल का जमाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, विश्वास मानिए 7-7, 8-8 महीने के बच्चे जानते हैं कि मोबाइल पे जो अलग अलग ये चीजें आती है ना, तो 1 साल का बच्चा होता है तो वो यूट्यूब चैनल खोलेगा और देखेगा कि उसके काम लायक क्या है, वही दबाएगा। शायद आप उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो वो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज में उसको
क्या मिलेगा? रुचि मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कलर से आए, मूवमेंट से आए, टच से आए, ऑडिटरी आए, विजुअल आए, उसको वो क्या करता है? ग्रास्प करता है। बच्चा क्या है? बच्चे का ब्रेन स्पंज है, जहां से मिला सूखेगा। जैसे पानी कहीं गिरा है, स्पंज आपने लगाया तो क्या करता है? वो सोख लेता है। उसी तरीके से उसका जो ब्रेन है, वो बच्चे का जो, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनका क्रिटिकल एज कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये जो बच्चे हैं, इनका क्रांतिक काल चल रहा है। जन्म से लेके 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक इतनी तेजी से विकास होता है। सारा चीज सुनना चाहता है, सारा चीज जानना चाहता है। आप लोगों ने देखा नहीं, सामान्य जो बच्चे होते हैं कितने सवाल पूछते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है अरे यार ये क्या बकबक कर रहे हो, तुम तो परेशान कर दिए हो। तो कहने का उसका कौतूहल है। तो जो सामान्य बच्चे हैं, उसी तरीके से इन बच्चों में कौतूहल, इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब वो बच्चा करेगा। तो वो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। देखिए, हम लोग जब डेफ बच्चों के साथ काम करते हैं तो फंक्शनल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम लोग विजिट कराते हैं, डायरेक्टेड एक्टिविटी कराते हैं, पोएम रहता है, स्टोरी टेलिंग रहता है, अनसीन पैसेज को पढ़वाते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जरिया चाहिए कि बच्चा भाषा सीखे, बोले, करे। डायरेक्टेड एक्टिविटी, प्रत्यक्ष गतिविधि में क्या होता है? मान लीजिए कि फलों का सलादी बनाना सिखा रहे हैं, बच्चा सामने देख रहा है, बच्चे को ये पता है हाँ आज जो है फल में टीचर लेके आए हैं, सेब है, संतरा है और केला है, खाने को तो मिलेगा। तो उसको तुरंत टैंजिबल इन्फोर्समेंट उसने सोच लिया। दूसरा, जब आप उसको बुला के कहते हैं कि ठीक है बेटा आप छीलो, आप काटो, और जब वो छीलता है आप कहते हैं देखो इसको कहते हैं छीलना, ठीक है आप छील रहे हो, तो वो बेसिकली क्या ले रहा है? उसको लेके महसूस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कर रहे हैं। कहते हैं ना बहु इंद्रिय उपागम। तो ये जो बहु इंद्रिय उपागम कर रहे हैं, बच्चा सेंसरी इंटीग्रेट कर रहा है, बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन हो रहा है। एक ही चीज को, सेब को वो छू के महसूस कर रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, टच कर रहा है, खा रहा है। तो सारे उसने अपने चैनल्स को यूज किया और फिर उसको समझ में आया कि यार ये तो सेब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उसको सेव दे देते हैं तो उसको कमांड आ गया, अरे ये तो मेरा हो गया। कहते हैं ना बच्चे बहुत पोसेसिव होते हैं। घर में एक बॉल आया, 2 भाई हैं, तो छोटा वाला कहेगा ये तो मेरा है, तेरा नहीं है, मैं तुमको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो कमांड करना चाहता है। देखिए हम लोगों में क्या है, हम लोग प्रकृति पे कमांड करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट पे। उसी तरीके से ये बच्चा है, बच्चे को भी तो कमांड करना है। तो बच्चे के कमांड में आप जाइए, न कि आप बच्चे को कमांड करिए। हाँ नागेश जी, और सवाल पूछिए। हेलो सर, एक प्रश्न है, बधिरांध लोगों में भाषा का कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया, देखिए भाषा और संप्रेषण ऐसी जो है ना ये है क्या कहे आवश्यकताएं हैं कि जिसके बिना कोई रह ही नहीं सकता है। आपने नाम सुना होगा हेलन केलर जी का। हेलन केलर जी से जो है पूछा गया कि आपको डेफनेस भी है, ब्लाइंडनेस भी है, आप बधिर भी हैं और आप दृष्टिहीन भी हैं, आपने दोनों महसूस किया है, आप ये बताइए किससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है? तो जानते हैं नागेश जी उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ब्लाइंडनेस कट्स ए पर्सन फ्रॉम पर्सन, नहीं, ब्लाइंडनेस कट्स ए पर्सन फ्रॉम थिंग्स वाइल डेफनेस कट्स ए पर्सन फ्रॉम पर्सन। जो दृष्टिहीनता है उसकी वजह से मैं वस्तुओं से दूर हुई, परंतु बधिरता की वजह से मैं लोगों से दूर हुई। मतलब ये है कि बधिरता को उन्होंने ये कहा कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके साथ वह संप्रेषण नहीं कर पाए। तो इन बच्चों के साथ, खास तौर पे जो बधिरान बच्चे होते हैं ना, इनमें भाषा का विकास होता है। मैंने ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं जो है शिक्षा ग्रहण करके अली अकबर नेशनल इंस्टीट्यूट से निकला बॉम्बे में, तो मैंने ये सोचा कि जो श्रवण बाधिता का क्षेत्र है उसमें तो खैर मैंने मास्टर्स कर लिया। अब ये देखा जाए कि जो दूसरे हैं, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन का फील्ड हो या एएसडी का फील्ड हो, उस समय जो एएसडी के जो फील्ड था वो बड़ा नया नया आया था भारत में, और ये जो डेफ ब्लाइंडनेस है वो तो था ही नहीं। केवल एक संस्थान चलता था, वो भी बेरोज वाशा मैडम ने यूज़ किया, खोला हुआ था उसको, हेलन केलर इंस्टीट्यूट के नाम से। तो कुछ समय तो जो है 6-7 महीने तक मैंने मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के साथ काम किया। तो उसमें मुझे ये सीखने को मिला कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो पीडियाट्रिशियंस हैं, काउंसलर्स हैं, उन टीम को मैं लीड करता था। 3-4
हॉस्पिटल्स में मैं जाके देखता था कि किस तरीके से न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी दे रहे हैं, किस तरीके से सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दे रहे हैं, कैसे बैलेंसिंग यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन करके वो लोग जो है स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो यूज करके बच्चे के साथ कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को मैंने सीखा। फिर मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, कि इससे तो अच्छा था कि मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में था, कम से कम उसमें इतनी ही प्रॉब्लम नहीं थी। तब तक हेलन केलर इंस्टीट्यूट में मुझे कार्य करने का मौका मिला और उसी समय जो है टीचर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे लेक्चरर की नौकरी मिल गई। बॉम्बे का रहने का एक अलग मज़ा है। जो लोग बॉम्बे कम जाते हैं या पहली बार जाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत कुछ अलग शहर है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। तो मैंने सोचा वहाँ पे कार्य में करूँ। नौकरी मिली, कार्य किया मैंने। कार्य करने के समय चूंकि डेफ ब्लाइंडनेस का तो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, मेरा फील्ड तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का था। और चूंकि थोड़ा बहुत मैंने जो अनुभव ज्ञान किया था वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के साथ किया था। तो वहाँ मैं गया तो मैं बड़ा अपने आप को जो है असहज महसूस किया मैंने। क्योंकि इन बच्चों को जब मैंने देखा तो मैं बहुत चौंक गया कि कुछ बच्चों का तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉडी इमेज नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो डेफ ब्लाइंड के साथ साथ दूसरी उसमें विकृतियाँ भी हैं, चाहे वो एएसडीज का हो या मेंटल रिटार्डेशन का हो, वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम आया। एक बच्ची को तो मैंने देखा कि वो बच्ची ऐसी थी कि बहुत छोटी थी, करीब 3 साढ़े 3 साल की होगी, और वो पूरी की पूरी जो है वो उसमें पैरालिसिस का अटैक था। और जो मदर थी वो बहुत माल नट्रिश थी, यानी कि कुपोषण की शिकार थी। बच्ची के शरीर में जान नहीं था। बच्ची जब सेंटर पे आई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आधा मृत है। तो बड़ा चैलेंजिंग था कि इसको पहले एडमिशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। खैर मैनेजमेंट बहुत ये था, हाथों हाथ मैनेजमेंट ने लिया, उस बच्ची का एडमिशन हुआ। जब हम उस बच्ची के साथ कार्य करने लगे तो हम लोगों को समझ में आया नहीं कि इस बच्ची के साथ कैसे कार्य किया जाए, संप्रेषण कैसे ये कर रही है। तो 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, बच्ची कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, न रो रही थी, न हंस रही थी, न कोई बॉडी का मूवमेंट हो रहा था। बच्ची का बॉडी का मूवमेंट भी नहीं हो रहा था। फिर जो है ये किया गया कि हम लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के और कोशिश किया कि फिजियो बॉल पे उसको लिटाया, और लिटा के उसको हम लोग जो है थोड़ा सा रोल करने लगे। तो ये देखा गया कि बच्ची कुछ इंटरेस्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। तो हम लोग एक दिन तो कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन फिर किया गया तो देखा गया कि बच्ची के कुछ हरकत तो हुई है। तो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे कि हरकत कैसे हुई है। फिर ध्यान से हम लोगों ने देखा तो जब बॉल रोक दिया गया तो उसने अपने अंगूठा, जो पैर का अंगूठा है, उस अंगूठे को उसने मोड़ लिया। तो उसका मतलब ये था कि उसने इंडिकेट किया कि मुझे और चाहिए, यानी और मुझे फिजियो बॉल पे लिटा के आप हिलाइए। तो फिर उसको रोल किया गया, और रोल करने के बाद फिर रोक दिया गया। जब रोक दिया गया तो उसने फिर अंगूठा जो है दबाया, तो फिर उसको रोल किया गया। इस तरीके से देखा गया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जब भी वो अंगूठा दबाती थी हम लोग बॉल को रोल करते थे, नहीं दबाती थी नहीं करते थे। तो पहला इंडिकेशन, जो पहला इसको कहते हैं सिंबॉलिक जो है ना रिप्रेजेंटेशन उसने दिया, वो था अपने अंगूठे को ट्विस्ट करके। तो आपको उतना विजिलेंट होना पड़ेगा कि बच्चे के साथ जब आप कार्य कर रहे हैं। खास तौर पे जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा है। जो बधिरान बच्चे होते हैं उसमें जमीर और प्रदीप, गूगल पे आप नाम डालिएगा, दोनों ही डेफब्लाइंड है। ऐसे तो बहुत से, अख्तर है, जमीर है, ये सारे बच्चे जो है इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, बहुत अच्छा अपना जो है रोजगार कर रहे हैं और एडवोकेसी करते हैं, फॉरेन घूम के आए हैं, और जबरदस्त लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इनके साथ जब आप टेक्चुअल साइन लैंग्वेज में करेंगे तो इनका जो स्पीड है उसके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। और इनके जो ब्रेलर्स है ना वो पूरे कन्वर्टेड है, और बहुत अच्छे से ये इंडिपेंडेंटली होके कम्युनिकेट करते हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं। हाँ, पर ये लोग जो करते हैं वो टेक्चुअल्स के थ्रू करते हैं, ब्रेल के थ्रू करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप मेहनत करिएगा तो होता है, और इन बच्चों में भाषा का डेवलपमेंट वैसा ही होता है जैसे आप में और हमारे में हुआ है, बेशर्ते वो अवसर मिले और वो प्रयास करने वाला शिक्षक या शिक्षिका मिले। ये मेरा मतलब ये है, खुद का अनुभव है। 6 साल तक मैंने काम किया। आप लोगों ने ब्लैक फिल्म देखी होगी जो रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन जी के द्वारा की हुई थी। उस समय मैं वहाँ पे था। रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, ये लोग आते थे, वीडियो शूट करते थे, बच्चों किस प्रकार से सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल कैसा है, किस प्रकार के एडीएल स्किल्स है, और सारे चीज़ को उन लोगों ने नोट डाउन करके, ऑब्जर्व करके, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में, और सारा उन लोगों ने एक्टिंग किया है। तो वो सारी, और उसी
फिल्म की वजह से, जो ब्लैक फिल्म आई, संजय लीला भंसाली जी ने जो इसका बनाया था, निर्माण किया था, उसमें अगर आप अभी भी देखेंगे तो उसमें एक्नॉलेज किया गया है, एक्नॉलेज टू हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर डेफ एंड डेफ ब्लाइंड मुंबई। तो उस इंस्टीट्यूशन में काम करने से बधिरान बच्चों के साथ उनका भाषा निर्माण करने का, कम्युनिकेशन करने का, सोशलाइजेशन स्किल करने का मुझे अवसर मिला। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं कल्याण में रहता था, सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे मैं पहुंच जाता था सेंटर पे, और हम लोग जो है बच्चों को, जो ट्रेनीज हैं, क्योंकि उसी समय स्टार्ट हुआ था डिप्लोमा इन डेफ ब्लाइंडनेस, तो वहाँ पे हम लोग एडीएल स्किल सिखाते थे बच्चे का, ब्रशिंग, बेदिंग, टॉयलेटिंग, फीडिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, सारे स्किल्स हम लोग जो है ट्रेनीज के साथ सिखाते थे, और उसको जो है अनुकरण करते थे, और बच्चे फिर जो है उसको सीखते थे। ये दूसरी बात है कि वो एक बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट जो है उस समय, अभी भी है, उस समय टीचर ट्रेनिंग सेंटर था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, पर्किंस से हम लोग जो है प्रोफेसर्स को बुलाते थे, वो लोग आके जो भी जो है कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स आते थे। आज भी मुझे याद है बारबरा माइकल्स आती थी, कम्युनिकेशन की बहुत जानी मानी इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, वो आके और जब कम्युनिकेशन कर सिखाती थी, उसको तुरंत, उन लोगों का इंग्लिश थोड़ा अलग एसेंट का था, तुरंत उसको सुन के हम लोगों को जो है हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता था, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे थे जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी, कुछ ऐसे थे जो दूसरे विदेशों से आए हुए थे, कुछ नेपाल के थे, श्रीलंका के थे, मलेशिया के थे, तो उनको अंग्रेजी समझ में आती थी। तो हम लोगों ने भी बहुत सी चीजें सीख कर, देख कर, अनुकरण करके, और कहते हैं ना कि हैंड्स ऑन डूइंग, जब आप खुद करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो करके सीखा है। और विश्वास मानिए, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने की है, और तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाषा डेवलपमेंट होता है वैसा ही होता है जैसे हमारा आपका होता है। जमीर है, प्रदीप है, अख्तर है, गूगल में आप नाम डालिएगा, ये सब डेफ ब्लाइंड है, और ये सब कॉन्जिनाइटल है, ऐसा नहीं कि एक्वायर्ड है, ये सारे कॉन्जिनाइटल है। बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं। सारी इनको आपको जो है पूरा इसमें गूगल में सारा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह कार्यक्रम 1 घंटे का था, लेकिन हमारी जिज्ञासाओं ने आपके 1 घंटे अतिरिक्त पूरे 2 घंटे इस कार्यक्रम को चलाए, और अब तक इसकी रोचकता वैसी ही बनी है जैसे ये 3 बजे था। सैफाली मैम शायद कुछ और पूछना चाहती हैं। सर, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, क्या प्रश्न लिया जाए या कार्यक्रम को अब हम लोग? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बोला ना, नेता और वो जो है ना वक्ता, हम दोनों लोगों में एक खराब आदत रहती है कि हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके मैम आप पूछे। हाँ हाँ, नहीं सर, मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछना है, मुझे आपको नागेश सर और मिश्रा सर को थैंक यू सो मच बोलना है कि आज आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, और मैं ये चाह रही हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम पे भी कब लेंगे क्लास तो हम लोग ज्वाइन करें अपना टाइम निकाल के। सो सर, क्योंकि बहुत अच्छा सर ने डिटेल में बताया है सारा कुछ, और एक सजेशन टाइप है, मतलब कि अगर आप ये, जैसे आज जिन बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे या जो भी टीचर्स थे, दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन सर, मिश्रा सर, आप अगर मतलब कलेक्ट करके लेकर आए और ये बताएं, तो ये इन बच्चों, मतलब जो टीचर्स हैं, जो आई थिंक ये दे आर ऑल न्यू टीचर्स इन दिस फील्ड, तो अभी इनको आई थिंक, मुझे इतना लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपको है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस का, मतलब अगर एक ऐसा सेशन करिए जो मतलब महीने में या 15 दिन में, कि जो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हो ज्यादा। Thank you for your good and valuable suggestions, ma'am, and for your response. Basically, the thing is, na, कि suppose if we make the questions, na, and if we try to sort out those questions, that becomes more artificial, ma'am. There are various questions are there on the net, ma'am. You can easily explore them. The thing is, when the audience asks the questions and when you reply them practically, na, then that is more valuable and more suggested. But anyhow, your suggestion is good. And next time, if any opportunity is provided to me, definitely I will incorporate. Because you are such a good, मतलब communicator, कि आप इतने अच्छे से बच्चों को, मतलब हम लोगों को समझा रहे हैं आप। इवन आई एम खुद, मतलब मेरे को आज मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, और मैंने फर्स्ट, मतलब दिल्ली से बाहर की जो ये वर्कशॉप है, वेबिनार है, मैंने लिया है, तो मैं, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आज। नहीं, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। मैं अभी एक यूजीसी का पैनल था मैडम, तो उसमें सुखदेव थोराट साहब थे,
और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब थे। वाइस चांसलर है, यस।